क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में इस चैप्टर में अभी हमें वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में हमने देखा मस्कुलर सिस्टम के बारे में, देखा हमने मूवमेंट को समझा, हमने लोकोमोशन को समझा, क्या डिफरेंस है उस पर हमने बात किया। ठीक है ना। तो आज का जो लेक्चर है बेटा, आज आपका क्लास लंबी है, आज की आपकी क्लास लंबी है। बीच में आप क्लास के बीच में क्लास को पॉज करके आप खाना खा सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन आपको क्लास पूरी करनी है। ठीक है ना। कमांडोज को जो है वो जो टास्क दिया जाता है उसको पूरी शिद्दत से करते हैं, वो बगैर फेल हुए करते हैं। उठ के फेल होने का मतलब ये है कि उसमें कोई ऐसा नहीं बोलते कि नहीं हो पाएगा आज हमसे, वो विकल्प मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका परफॉर्मेंस चाहिए, आपका बेहतरीन डिलीवरी चाहिए मुझे। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा लंबा लेक्चर है आपका, और हम एक काम करेंगे। तो आज के लेक्चर में 2 पार्ट है, जिसमें हम लेक्चर नंबर 3 और 4 को हम एक साथ कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे हमारा जो मसल फाइबर है उसके प्रोटीन के बारे में, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टोमायोसिन, कैसे ये काम करता है सिस्टम। तो उसके पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 जो है उसके पूरा होने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या कवर करेंगे, हम उसमें कवर करेंगे पूरा मस्कुलर फिजियोलॉजी की, कैसे मसल्स काम करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं, कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो आज ही हम उसे कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है। उसके बाद फिर हम अपने एमसीक्यू वाले हिस्से पे आएंगे। लेक्चर लंबा है, पर यकीन मानिए आप बोर नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। यकीन मानिए आप बोर नहीं होंगे। इन्वॉल्व होके पढ़िए बेटा, बड़ा सोचकर पढ़िए, सब अच्छा होगा। यार हम कभी कभी फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, 3 घंटे का मूवी एक बार में देख लेते हैं हम। ठीक है ना। लेक्चर तो लाइफ बनाने वाला है, मूवी तो उस स्टार की लाइफ बनाता है, लेक्चर हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है बेटा, आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाता है। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले लेक्चर नंबर 3 देखते हैं, फिर मैं आके मिलूंगा आपसे, फिर लेक्चर नंबर 4 देखेंगे हम। ठीक है। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के जिस चैप्टर में अभी हमें वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और मसल्स के बारे में तो ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मसल्स के टाइप क्या होते हैं, किस तरह का स्केलेटल मसल फाइबर के हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी। याद है कि नहीं याद कुछ के? देखो बेटा, जब कुछ पढ़ते हैं ना तो उसको रिवाइज भी क्या करो। जब आप कुछ घंटों के अंदर एक बार आपने से आज का जो लेक्चर सुना, पढ़ा, जो नोट्स बनाए आपने, यदि आप उसको 24 आवर के अंदर एक बार आप जो है वो 10 मिनट में भी 10 मिनट के लिए भी रिवाइज कर लेंगे ना, तो वो मेमोरी में आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर वो चला जाएगा। मेमोरी इज अ साइंस, के उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए ना। हमें वास्तव में जो पढ़ रहे हैं हम उसका प्रॉपर रिविजन करते रहना चाहिए। इसलिए मैं बार बार रिपीट भी करता हूं, रिकॉल भी करवाता हूं, आपको क्वेश्चन भी पूछता हूं, और डीपीपी भी सॉल्व करने को देता हूं। ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते, हम जो है वो मेन मुद्दे पर पहुंचते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे जो मसल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल के। तो मैंने कहा था कि यदि आप जो है इनको लोकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड है वो स्केलेटल मसल है, विसरल ऑर्गन से कनेक्टेड है वो स्मूथ मसल है, और जो हार्ट में प्रेजेंट है वो कार्डियक मसल है। यदि आप इनके जो है वो आकृति के बारे में बात करेंगे, आप इनके जो है वो फीचर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपने कहा कि आप इनके फॉर्म के बारे में बात करें, तो आपने कहा एक स्ट्रेट मसल से, बाकी नॉन स्ट्रेट मसल है। मैंने आपसे कहा था कि कार्डियक मसल में जो है वो स्मूथ मसल के जैसा इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन स्ट्रेट मसल या स्केलेटल मसल के समान उनमें हमें पट्टियां देखने मिलती हैं। ठीक है, क्लियर। तो मैंने कहा था कि जो इनवॉलेंट्री मसल है उसकी कैटेगरी में क्या क्या आते हैं। तो जो कार्डियक मसल है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल की होती है, जो स्मूथ मसल है इनवॉलेंट्री कंट्रोल की होती है, स्केलेटल मसल वॉलेंट्री कंट्रोल की होती है। और मैंने कहा स्ट्रेट पैटर्न देखने कहां मिलेगा हमको, वो रेखाएं कहां देखने मिलेंगी हमको, वो स्केलेटल मसल में और कार्डियक मसल में हमको देखने मिलेंगी। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि इन तीनों मसल में से, यानी स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल में से कौन सी मसल्स ऐसी होती है जिनमें हमको जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क देखने मिलती है, जिनमें हमें इंटरकैलेटेड
डिस्क हमको जो है वो देखने मिलती है कि इन विच मसल टाइप के, कौन से मसल टाइप में हमको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने मिलती है, स्मूथ मसल में, कार्डियक मसल में या स्केलेटल मसल में। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर करेंगे, मैं आंसर नहीं करूंगा, आपको बताना है कि ये क्या है। के नंबर 1 मैं लेवलिंग कर रहा हूं, नंबर 1 क्या चीज है, ठीक है, नंबर 2 क्या चीज है, ठीक है बेटा, नंबर 3 ध्यान से देखिएगा एरो बेटा, नंबर 3 ये क्या चीज है, ठीक है, नंबर 4, ठीक है, मैं इसका जो है वो एरो थोड़ा ठीक से लगाता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, व्हाइट लगा लूं मैं, चलेगा यहां अंदर तक, अंदर में व्हाइट लगा लिया बेट के, ठीक है, ठीक, नंबर 4 ये क्या चीज है, क्लियर बेटा, ठीक है। फिर आपको बताना है कि नंबर 5, ठीक है, ये क्या चीज है के 1 2 3 4 5 ये लेवलिंग आपको करनी है के 1 2 3 4 5 ये लेवलिंग आपको करनी है के क्लियर। एक लेवल और दे रहा हूं आपको इसमें, जो ऐड कर रहा हूं मैं, लेवलिंग नंबर 6, ठीक है। तो ये आप मुझे लेवल करके बताइए, है ना। और देखो बेटा याद रखना कि क्या मैंने क्या बताया था आपको कि इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है, सार्कोलेमा, याद है कि टेंडन, फेशिया सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, उसको ही हमको एक बार ध्यान से रिकॉल करना है। ठीक है, चलिए तो अब देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि जो स्केलेटल मसल फाइबर होता है वो वास्तव में जो है वो उनके अंदर कई सारी, मैंने आपसे कहा ना कि जो आप एक मसल देखते हो उस मसल में कई सारे फेसिकुलाई होते हैं, उन हर एक फेसिकुलाई के अंदर कई सारे जो है वो मसल फाइबर सेल होती है, हर एक मसल फाइबर सेल में कई सारे मायोफिब्रिल होते हैं। इसका मतलब देयर इज ए बकायदा एक फ्लो चार्ट प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा आपसे, नोट कर लेना इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं इसको। हमके मसल्स के एक बड़ी मसल में कई सारे फेसिकुलाई पाए जाते हैं, गुच्छे पाए जाते हैं कई सारे के, क्लियर। एक बड़ी मसल में मैंने कहा ना कि एक बिग मसल है, उस बिग मसल के अंदर कई सारे ऐसे फेसिकुलाई प्रेजेंट हैं, है ना बेटा के। हर एक फेसिकुलाई में कई सारी मसल फाइबर सेल प्रेजेंट है, हर एक फेसिकुलाई में कई सारी जो है वो मसल फाइबर सेल जो है वो प्रेजेंट है के, ठीक। और हर एक मसल फाइबर सेल में कई सारे मायोफिब्रिल होते हैं, और हर एक मायोफिब्रिल जो है वो थिक और थिन फिलामेंट से बना होता है, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन से मेनली बना होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लो चार्ट है दिस इज वेरी वेरी आईएमपी, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, ठीक। एक मसल के अंदर कई सारे फेसिकुलाई होते हैं, फेसिकल्स होते हैं, और एक फेसिकल के अंदर कई सारे मसल फाइबर सेल होते हैं, और एक मसल फाइबर सेल के अंदर कई सारे मायोफिब्रिल होते हैं, और एक मायोफिब्रिल के अंदर कई सारे थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, क्लियर, ठीक है। देखिए, है ना, एकदम बिल्कुल अटेंटिव रहिए। मुझे मालूम है आप मेरे अच्छे कमांडर एकदम अटेंटिव रह के सुनते हैं बात को आपके, तब भी मैं चाहता हूं थोड़ा सा फोकस रहे हम, तो चीजें याद हो जाए हमको। देखो बेटा मैं क्लियर कर दूं आपको कि हमारा जो एग्जाम है ना उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं कि केवल पढ़ रहे हैं, जरूरी चीज है कि जो पढ़ रहे हैं वो कितना याद रख पा रहे हैं हमके। इसलिए आप रिवाइज करना, सब्र के साथ पढ़ना। कई लोग क्या होता है घबरा के कोर्स जल्दी पूरा करने के चक्कर में घबरा के बहुत सारा पढ़ के, तो वो फॉर्मेलिटी भर होती है वो के। आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा पढ़िए कि जिंदगी में कभी कोई उससे पूछे आपसे आप आंसर कर सके उसको। क्या बोल रहा हूं आपसे के जो पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं ऐसे समझिए, ऐसे पढ़िए कि लाइफ में कभी कोई कुछ पूछता है ना आप उसको आंसर कर सके, ठीक है। कभी ना भूलें आप, ऐसे पढ़िए, मजे के साथ पढ़िए। चलिए तो मैंने क्या कहा, मसल का वो हिस्सा जो बोन के साथ जुड़ता है वो है टेंडन, ठीक है, ठीक है। उसके मसल के ऊपर एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो कोलेजन से बने कनेक्टिव टिश्यू की, वो है फेशिया, ठीक है। फिर मसल के पूरे बंडल के ऊपर एक कवरिंग होती है, इट इज इपीमाइसियम, ठीक है। कई सारे फेसिकुलाई होते हैं, हर एक फेसिकुलाई की अपनी कवरिंग होती है, पेरीमाइसियम, ठीक है। फेसिकुलाई के अंदर कई सारे आपको जो है वो फेसिकुलाई के अंदर आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, कई सारी मसल फाइबर सेल दिखाई पड़ते हैं, और मसल फाइबर सेल के ऊपर एक कवरिंग होती है दैट इज एंडोमाइसियम, और एंडोमाइसियम से ठीक अंदर क्या होता है, सार्कोलेमा, ठीक है। मसल फाइबर सेल के अंदर क्या होता है, कई सारे मायोफिब्रिल होते हैं, ठीक है। ये देखा हमको ये बात समझ में आई, क्लियर। और एक बड़ी मजे की बात यह है कि आप देखिए गौर से कि बकायदा आप क्या देख रहे हैं कि जो नर्व सप्लाई है, जो मोटर न्यूरॉन जो मसल को इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं ना, वो फाइबर सेल तक जाते हैं। वो कहां तक जा रहे हैं, वो फाइबर सेल तक उनका ब्रांचिंग जा रहा है अंदर।
ब्लड कैपिलरी वो भी फाइबर सेल तक सप्लाई की जा रही है ना बेटा, ठीक है। मतलब मसल्स को बकायदा, स्केलेटल मसल को बकायदा नर्व का सप्लाई होता है और अच्छा सा कैपिलरी का सप्लाई होता है, ठीक है, क्लियर। एकदम जो इमेजेस है ना बेटा, मैं आपको अलग अलग एंगल से इमेजेस दिखा रहा हूं इसलिए ताकि आपको याद रह जाए चीज के। तो एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बोन देख रहे हैं, टेंडन देख रहे हैं, फेसिया देख रहे हैं, ठीक। देन इपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है। फिर आप क्या देख रहे हो उसमें, मसल फेसिकुलाई दिखाई पड़ रहा है, मसल उसके फेसिकुलाई में आप मसल फाइबर सेल को देख रहे हो, मसल फाइबर सेल में मायोफिब्रिल दिखाई पड़ रहा है और मायोफिब्रिल में कई सारे फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, क्लियर, ठीक है ना, कई सारे फिलामेंट, मायोफिब्रिल के अंदर कई सारे फिलामेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ये एक मायोफिब्रिल है, ठीक, इसमें थिक और थिन, थिक फिलामेंट मायोसिन है, थिन फिलामेंट एक्टिन है। जो थिक फिलामेंट है बेटा, जो मोटा फिलामेंट है वो मायोसिन है, ठीक है, और जो थिन फिलामेंट है वो क्या है, वो है एक्टिन फिलामेंट है, वो क्लियर। थिक फिलामेंट मायोसिन है, थिन फिलामेंट एक्टिन है ना। अब ये कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, किस तरह का अरेंजमेंट होता है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, a detailed study of the myofibril has established that the straight appearance is due to the distribution pattern of two important protein, actin and myosin, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में, जब हमने जो है मायोफिब्रिल का विस्तृत अध्ययन किया तो हमको मालूम चलता है कि स्केलेटल मसल में जो स्ट्रेट पैटर्न, जो रेखित पैटर्न दिखाई पड़ता है, जो स्ट्राइप्स दिखाई पड़ती हैं, तो वो स्ट्राइप्स या स्ट्रेट पैटर्न या रेखित पैटर्न जो होता है वो मायोफिब्रिल के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एक्टिन और मायोसिन, उनके अरेंजमेंट के कारण होता है, ठीक है, क्लियर। आप देखिए गौर से, अब आप देख रहे हैं, आप एक मायोफिब्रिल, हम देखो हमने क्या किया, हमने एक मसल फाइबर सेल को लिया, उस मसल फाइबर सेल में सबसे बाहर आप देख रहे हो उसकी मेम्ब्रेन देख रहे हो, उसको सार्कोलेमा कहते हैं, और अंदर आप देख रहे हो आपको कई सारे मायोफिब्रिल दिखाई पड़ रहे हैं, और गौर कीजिएगा कई सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई पड़ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे देख रहे हैं, इस इमेज में आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हैं, आपको टी टिब्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, आपको टर्मिनल सिस्टर्नी दिखाई पड़ रहा है, आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई पड़ रहा है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बकायदा एक बड़े नेटवर्क के रूप में होता है, और याद रखिएगा मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मसल कॉन्ट्रैक्शन फिजियोलॉजी के, और इसके इसी का एक हिस्सा जो है वो टी टिब्यूल बन के अंदर दिखाई पड़ रहा है हमको मसल फाइबर सेल के अंदर, ठीक है। देखिए आप है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट के, अब हम समझते हैं, अब हम जो है वो अगले लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्कोमियर क्या होता है, ठीक, सार्कोमियर क्या होता है, एच जोन क्या होता है, जेड डिस्क क्या होता है, आई बेंड क्या होता है, ए बेंड क्या होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसको हम, ठीक है। देखो ध्यान से, आप क्या देख रहे हो बेटा, आपको दिखाई पड़ रहा है कि जब रिलैक्स करके, मैंने आपसे कहा था ना, मसल जो होते हैं, मसल जो होती है वो पुल मूवमेंट करती है, पुश मूवमेंट नहीं करती एक इंडिविजुअल मसल के। मैंने कहा था मसल्स हैव द कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होती है के। तो देखो रिलैक्स देख रहे हैं आप, आपने रिलैक्स देखा, और जब ये मसल रिलैक्स, ये रिलैक्स मसल है के, ये हम देख रहे हैं बेटा, ये जो हमको दिखाई पड़ रहा है दिस इज द रिलैक्स मसल, ये हमको दिखाई पड़ रहा है रिलैक्स मसल दिखाई पड़ रहा है, और ये हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के। जब रिलैक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ बेटा, देखिए ध्यान से, क्या हुआ, जो जेड जोन, जो एच जोन था वो छोटा हो गया, है ना। एंड एच जोन क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जो आपको जो है वो थिक आपको जो एक्टिन के जो फिलामेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो एक्टिन फिलामेंट जो है दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, और पास पास, तो जो गैप दिखाई पड़ रहा है हमको ये वाला एच जोन है। चलिए हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको, देखिए समझिए बात को। जो लाइट कलर का बैंड है वो एक्टिन है, ठीक है, इसे आई बैंड बोलते हैं, इसे हम आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं उनके। तो जो लाइट कलर का बैंड हमको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है बेटा, जो लाइट बैंड है वो एक्टिन से बना होता है, इसे आई बैंड बोलते हैं, इसे आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। जबकि जो डार्क बैंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रोपिक या ए बैंड कहते हैं, जो मायोसिन से बना होता है। तो एक बात तो क्लियर हुई हमको कि जो आई बैंड है, जो आई बैंड है ये किससे बना है बेटा, ये एक्टिन से बना होता है, ठीक है। और जो मैं कहता हूं आपसे कि जो हमको दिखाई पड़ रहा है बेटा, जो आई बैंड है वो एक्टिन से बनता है, और ए बैंड जो होता है वो किससे बनता है, वो मायोसिन से बनता है, एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है। देखिए ध्यान से, आपको दिखाई पड़ रहा है ये ए बैंड दिखाई पड़ रहा है, ए बैंड जो है, ठीक है, क्लियर। तो आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड एक समान एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, लाइट दिखाई पड़ता है, लाइट बैंड होता है, ठीक है। जबकि
जो डार्क कलर का बैंड है, गहरा रंग का बैंड है, देखो पट्टियां जो हमको जो स्क्लेरोसिस में हमको जो पट्टियां दिखाई पड़ती है ना, स्ट्रिप्स दिखाई पड़ती है, वो इसी डार्क और लाइट के कारण तो दिखाई पड़ रही है हमको, ठीक है। जो रेखाएं दिखाई पड़ रही है वो डार्क और लाइट के कारण ही तो दिखाई पड़ रही है। तो जो लाइट बैंड है वो आई बैंड है, आइसोट्रोपिक बैंड है, और जो डार्क बैंड है वो ए बैंड है, एनाइसोट्रोपिक बैंड है। लाइट बैंड जो है आइसोट्रोपिक बैंड एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, और एनाइसोट्रोपिक बैंड जो होता है, जो ए बैंड है, वो मायोसिन से बना होता है। बोथ दी प्रोटीन अरेंज इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दोनों प्रोटीन आप रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अपने आप को अरेंज करते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है, एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल के, और मायोफिब्रिल के लंबवत अक्ष के अकॉर्डिंग ही अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये जो मायोफिब्रिल है के अंदर जो एक्टिन मायोसिन है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये मायोफिब्रिल के लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के लंबाई के अनुसार ही होते हैं, ठीक है। देखिए हमको ये थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे हमको के, ए बैंड, ये देखो आप ए बैंड है और ये आई बैंड। चलिए हम देखते हैं थोड़ा बड़ा करके, देखिए गौर से आपको दिखाई पड़ रहा है इमेज के अंदर कि आप देख रहे हैं कि जो आपको एक्टिन या थिन फिलामेंट से बना हुआ आपको जो है वो आई बैंड दिखाई पड़ रहा है, और आप देख रहे हैं बेटा आपको इसके अलावा जो डार्क बैंड है, जो डार्क वाला हिस्सा है वो क्या है बेटा, ये है, ये जो है वो है ए बैंड, वो ए बैंड है जो डार्क से बना दिखाई पड़ रहा है हमको, ठीक है ना। एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट से पतले होते हैं, कोई डाउट नहीं, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने इसको के। हेंस आर कॉमनली कॉल्ड द थिन एंड थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली, के मतलब ये है कि मायोसिन को आप थिक फिलामेंट बोल सकते हो और आप एक्टिन को आप जो है वो थिन फिलामेंट बोल सकते हो। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, in the center of each eye band is an elastic fiber called Z line which bisect it, ठीक है। देखो जो भी आपका आई बैंड होता है, जो भी आई बैंड है आपका आइसोट्रोपिक बैंड है, उसके ठीक बीच में एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसको हम Z लाइन बोलते हैं, जो उसको दो हिस्सों में बांटता है, ठीक है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द Z लाइन, के आप समझ लीजिए एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इसको हमने Z लाइन का, जिस पर जो है वो थिन फिलामेंट के ठीक बीच से वो जो गुजरता है, थिन फिलामेंट के ठीक बीच वाले हिस्से में वो होता है, इसे हम Z लाइन कहते हैं। दी thick filament is the A band are also held together in the middle of this band by the thin fibrous membrane called the M line, के तो जो फिलामेंट देखो सिंपल से जेड लाइन जो है वो क्या चीज है बेटा, जो थिन फिलामेंट है, जो एक्टिन फिलामेंट है, जो आई बैंड है, उसके सेंटर के ठीक बीच से एक हमको इलास्टिक फाइबर का एक हमें बैंड दिखाई, एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, उस इलास्टिक फाइबर को हम बोलते हैं जेड लाइन बोलते हैं, जो आई बैंड को दो हिस्से में बांटता है। और थिक फिलामेंट जो होता है वो भी द थिक फिलामेंट आल्सो फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन, ये भी जेड लाइन से फॉर्मली अटैच होते हैं। और थिक फिलामेंट जो होते हैं, जो ए बैंड होते हैं बेटा, जो थिन फिलामेंट जो है, जो थिन फिलामेंट है बेटा वो जो है अपना जेड लाइन से जुड़ा होता है। और जो थिक फिलामेंट होते हैं उनमें भी हमें जेड लाइन के समान एक पट्टा दिखाई पड़ता है, एक हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन दिखाई पड़ता है, इसको हम एम लाइन कहते हैं। तो एक काम करते डायग्राम देखेंगे, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, कि डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो बेटा क्या है, समझो बात खुद के, ये है जेड लाइन, ठीक है ना, और जो एक्टिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट क्या है, ये है थिन फिलामेंट, मैंने कहा ये है थिन फिलामेंट, ठीक है, ये है थिन फिलामेंट, ये है थिन फिलामेंट, है ना। थिन फिलामेंट के ठीक बीच से आप देख रहे हो कि आपको एक लाइन दिखाई पड़ रही है, ये जो लाइन है इस पे थिन फिलामेंट जुड़े होते हैं, दिस लाइन इज जेड लाइन, ठीक है बेटा, है ना। और ये क्या दिखाए आपको, ये जुड़े हुए क्या ये है, ये सारे के सारे जो है वो थिन फिलामेंट जो है वो उस पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये देखो ये मैंने थिन फिलामेंट को इसमें जोड़ दिया है। एकदम डायग्राम को समझते हुए चलेंगे ना तो कभी गलती नहीं करेंगे हम एग्जाम में, ठीक है। ये हो गए थिन फिलामेंट, है ना, ठीक, ये हमने जोड़ दिया। अब हमको समझ में आई बात है। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो है वो थिन, मान लो मैंने कहा ये थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, तो इन दोनों को जोड़ के रखने के लिए बीच में क्या हो गया, एक जो है वो जेड लाइन, एक बीच में जेड लाइन जो है वो प्रेजेंट है। मैंने कहा ये दोनों को जोड़ के रखने से, तो ये जो डस्टर है इसको हमने जेड लाइन मान लिया हमने, और ये दोनों पेन को क्या मान लिया हमने, थिन फिलामेंट मान लिया हमने, ठीक है ना।
क्लियर। तो देखिए, तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, बिल्कुल वैसे दिखाई पड़ा कि जेड लाइन है, जेड लाइन कहां होती है, आई बैंड में होती है, जेड लाइन आई बैंड के ठीक बीच से होती है और थिन फिलामेंट इस पर जुड़े होते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं बेटा, देखो ये हमें दिखाई पड़ा, ये जो आई बैंड है वो लाइट बैंड होता है, कोई डाउट इसमें है ना बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो गौर से देखो, अब बात करते हैं हम डार्क बैंड की बात करते हैं। डार्क बैंड क्या है, जो ए बैंड है वो डार्क बैंड है। अब ए बैंड को गौर से देखो कि ए बैंड में आपको दिखाई पड़ती है बेटा एम लाइन, यहां पे आपको एम लाइन दिखाई पड़ती है। तो ए बैंड में क्या देखा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि हम उसको लेवल कर बैठ के, तो मैंने क्या बोला कि देखो आप गौर से के जो ए बैंड है उस ए बैंड को मैंने कहा ये ए बैंड है, ये मायोसिन, मायोसिन, ठीक है। और ठीक बीच से क्या देख रहे हो आप, देख रहे हो ये एम लाइन, ये एम लाइन गुजर रहा है, ये एम लाइन है, ये एम लाइन है। और ये क्या है, ये है मायोसिन, मायोसिन थिक फिलामेंट, देखो मायोसिन थिक फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट, मायोसिन थिक फिलामेंट, देख रहे हैं बेटा, ठीक है। ये देखो मायोसिन है ना, तो ये हम देख रहे हैं, हमको एम लाइन दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल जैसे हमने जेड लाइन को देखा, क्लियर, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो एक प्रकार के आपको एक जोन दिखाई पड़ रहा है, एच जोन दिखाई पड़ रहा है आपको। चलिए देखते हैं क्या चीज है। अभी इतना समझ लीजिए, पहले इतना समझ लीजिए, एक एक चीज को समझिए। जो थिन फिलामेंट है एक्टिन है, थिक फिलामेंट मायोसिन है, ठीक है बेटा। जो थिन फिलामेंट है उन थिन फिलामेंट के ठीक बीच से इलास्टिन फाइबर की एक परत या लेयर गुजरती है, उसे हम जेड लाइन कहते हैं, इस पे वो जुड़े होते हैं। और एम लाइन क्या होता है बेटा, जहां पर थिक फिलामेंट, जो जैसे मैंने कहा ना कि जो थिन फिलामेंट है, ये जो है मैंने कहा आपसे कि ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, इसके बीच से जो परत गुजर रही है वो क्या है, वो है जेड लाइन, वो है जेड लाइन के। और ये मैंने कहा ये थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, इसके बीच से जो परत गुजर रही है वो क्या है, वो है एम लाइन, ठीक है, ठीक है। यानी जो पट्टी फाइब्रस पट्टी हमको जो है वो थिन फिलामेंट के बीच में दिखाई पड़ रही है वो जेड लाइन है, और थिक फिलामेंट के बीच में दिखाई पड़ रही है वो एम लाइन है, ठीक है। The A and I band, an isotropic band, dark band और isotropic band, light band के are arranged alternatively throughout the length of the myofibril, एक के बाद एक वो अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है। गौर से देखिए, देखो आप देख रहे हो ये मायोसिन दिखाई पड़ रहा है, रेड वाला, आपको रेड वाला आप देखिए मायोसिन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो एक्टिन दिखाई पड़ रहा है, जो ब्लू वाला है वो आपको एक्टिन दिखाई पड़ रहा है। और आप देख रहे हो कि ठीक बीच में जेड डिस्क हमको जो है जेड लाइन भी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, हमने कहा आपसे the portion of myofibril between two successive z line के दो z line के बीच का पोर्शन जो होता है मायोफिब्रिल में, उसको हम एक कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाशील इकाई मानते हैं, उसे सार्कोमियर कहते हैं। वेरी वेरी आईएमपी के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि एक हम अब कहीं तो हमको उसको लिमिट करना पड़ेगा। हमने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्शन की एक सिंगल इकाई क्या होती, तो हमने कहा कि देखो हमने क्या देखा, हमने कहा कि देखिए इतना हमें डायग्राम इतना समझ में आया है कि ये थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, ठीक है। ये हो गया है जेड लाइन, जेड लाइन, ठीक है। ध्यान से देखिए डायग्राम के। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा थिक फिलामेंट। मैंने कहा ये थिक फिलामेंट अल्टरनेट होता है ना, थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, और बीच में ये हो गया इसका, ये हो गया इसका एम लाइन, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जब हमने एक जेड लाइन यहां से यहां तक, ये एक जेड लाइन, दूसरी जेड लाइन के दो जेड लाइन के बीच में जो एरिया प्रेजेंट है दैट इज दी सार्कोमियर, वो एरिया है सार्कोमियर। अब ऐसा क्यों माना, इसको ही कॉन्ट्रैक्शन यूनिट क्यों माना हमने, क्योंकि जो थिन फिलामेंट है वो थिक के ऊपर स्लाइड करता है, वो स्लाइड करता है, ठीक है। क्रॉस ब्रिज बनते हैं, स्लाइड करता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा ऐसे ऐसे इसने अपने को अरेंज कर लिया, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसे स्लाइड कर जाएगा, ये स्लाइड कर गया, फिर रिलैक्स कर गया, स्लाइड कर गया, रिलैक्स कर गया, है ना, ठीक है। तो क्या देख, अब इमेज को ध्यान से देखिए आप, ठीक है। मैं आपको जो है वो जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा आपको मैं आपको कुछ एनिमेशन में दिखाऊंगा। तो मैंने आपसे कहा कि दी पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल का वो पोर्शन जो दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में होता है, बिटवीन दी टू सक्सेसिव जेड लाइन, उसे हम क्या मानते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाशील या संकुचन की क्रियाशील इकाई मानते हैं, और इसको हम सार्कोमियर कहते हैं, ठीक है। क्लियर, देखिए ध्यान से, है ना, देखो, है ना। एक सार्कोमियर क्या होता है, ये मैंने कहा एक जेड लाइन, दूसरा जेड लाइन, ठीक है बेटा। ये मैं काम करता हूं, इसको लेवल, इसको मैं मार्क करता हूं, ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन,
दूसरा जेड लाइन, ठीक है, और जेड लाइन से क्या जुड़ा हुआ है, ये थिन फिलामेंट, 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 ठीक है, क्लियर। ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं थिन फिलामेंट, और बीच में क्या है, इसमें बीच में इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको ये थिक फिलामेंट दिखाई पड़, आपको बीच में दिखाई पड़ रहा है आपको ये थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट दिखाई पड़ रहा है ना। और ये क्या है इसका, ये इसका बीच वाला हिस्सा एम लाइन वाला हिस्सा है, ठीक है, बीच से हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। तो क्या होता है, ये ब्लू वाला हिस्सा ब्लैक वाले हिस्से की तरफ सरकता है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, वापस अपनी जगह पाएगा तो रिलैक्स कर जाएगा वो, है ना, क्लियर। तो जो थिक मोटा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है वो मायोसिन है, और पतला हिस्सा क्या है बेटा, वो जो है वो एक्टिन है, क्लियर, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब बिल्कुल एकदम कैसा स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल। अब ये बहुत अच्छा इमेज है, एकदम साफ साफ के आप देख रहे हैं बेटा, आपको आई बैंड, ए बैंड, यानी आई बैंड। अब देखो बेटा, आई बैंड को आई बैंड क्यों बोला हमने, आई बैंड को आई बैंड इसलिए बोला हमने कि वो केवल और केवल एक्टिन वहां प्रेजेंट है, वहां पर मायोसिन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, वहां पर मायोसिन प्रेजेंट नहीं, केवल एक्टिन प्रेजेंट, इसलिए आइसोट्रोपिक एक समान दिखाई पड़ रहा है, लाइट दिखाई पड़ रहा है। ए बैंड जो है वहां पर एक्टिन मायोसिन दोनों ओवरलैप कर रहा है ना, दोनों प्रेजेंट है, और मेनली मायोसिन के कारण वहां पर जो है हमको गहरा रंग या डार्क कलर देखने मिल रहा है। ध्यान से इमेज को देखिए, आपके आप क्या देख रहे हैं, थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट, ठीक है। आप देखिए गौर से कि आप देख रहे हैं यहां पे कि जो जेड लाइन है वो जेड लाइन करके, ये है जेड लाइन, ये जेड डिस्क लिखा ना, दिस इज दी जेड लाइन के। यहां पर गौर से देखिए, यहां पर थिन फिलामेंट अटैच है, ये थिन फिलामेंट आप देखो इससे बकायदा ये अटैच है, इससे अटैच है ना, ठीक है। थिक फिलामेंट जो होता है वो भी इससे अटैच है, वो भी इससे अटैच है, ठीक है ना, ठीक है, वो भी इससे अटैच है, और वो भी जो है वो फ्लेक्सिबल पॉइंट से अटैच है उठ के। अब आप देख रहे हैं कि अब होता क्या है बेटा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, जब कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो ये जो है वो ये थिन, ये इसके ऊपर यहां पर स्लाइड करेगा, ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, तो ये बीच का हिस्सा छोटा, बीच का गैप कम हो जाएगा और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए आप ना, ये एनसीईआरटी का इमेज देख रहे हैं आप, तो दो जेड लाइन के बीच में जो जगह होती है, यानी मायोफिब्रिल में बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, मायोफिब्रिल में दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, वो संकुचन की इकाई कहलाता है, और उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। और वो ऐसा क्यों कहलाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जो एक्टिन है वो मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, स्लाइडिंग मूवमेंट को वो शो करता है, ठीक है। चलिए, इन रेस्टिंग स्टेट, विश्राम काल में, द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट के। अब क्या होता है, क्या कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल, जब नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन होगी, तो मैंने कहा ये थिन फिलामेंट है, ठीक है, ये हमने कहा ये थिन फिलामेंट समझने के लिए, ठीक है। इसके बीच से ये क्या कहा मैंने, ये जेड लाइन है, जेड लाइन है, ठीक है। तो नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशन में जो थिक फिलामेंट है ऐसा ऐसा, ये थिक फिलामेंट है, तो केवल किनारे जो होंगे, किनारों को ओवरलैप करेगा, ये केवल किनारे इसके जो है वो ओवरलैप करेंगे, यानी पूरा कवर नहीं करेगा। तो देखो यही जैसे डायग्राम बनाया ना वैसे ही लिखा है एनसीईआरटी में। रेस्टिंग स्टेट में द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट के किनारे, ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के दोनों तरफ, क्या मतलब करेगा, ये हो गए एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के दोनों हिस्सों पर के क्या होता है, क्या लिखा देखो, इन रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के दोनों तरफ थिन फिलामेंट के किनारे जो होते हैं वो ओवरलैप करते हैं के द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के फ्री एंड पर वो ओवरलैप करते हैं, लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के सेंट्रल पार्ट पर वो ओवरलैप नहीं करते, केवल किनारों पर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये, जहां वो ओवरलैप नहीं करते हैं, ये हिस्सा क्या है, दिस पोर्शन इज एच जोन, दिस इज द एच जोन, ठीक है। तो एच जोन का मतलब क्या हुआ, एच जोन का मतलब यह हुआ कि ये वो हिस्सा है थिक फिलामेंट का सेंट्रल वाला, थिक फिलामेंट का सेंट्रल वाला बीच वाला वो हिस्सा है जहां पर थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, वो तो किनारे पर ओवरलैप कर रहे हैं केवल। तो जो खाली जगह बच गई, ये क्या हो गया, ये पूरा हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, ये जो पूरा हिस्सा है जहां पर जो है वो थिन फिलामेंट ओवरलैप नहीं कर रही, ये है एच जोन। ये क्या है बेटा, एच जोन। इसका मतलब ये हुआ जब मसल कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करेगा, पास पास में आएगा, सेंट्रल वाले पोर्शन तक आएगा, तो एच जोन बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा, है ना। देखिए ध्यान से, ठीक है, एकदम बेटा अटेंटिव होकर देखिए। आप देख रहे हो जेड डिस्क, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, और आप देखिए कि थिक फिलामेंट के
जो किनारे हैं, कॉर्नर है, उस पर जो है वो एक्टिन जो है वो ओवरलैप कर रहा है, बीच वाले हिस्से पर ओवरलैप नहीं कर रहा है, और जिस बीच वाले हिस्से पर ओवरलैप नहीं कर रहा है वो हिस्सा, ये जो हिस्सा है, दिस इज दी एच जोन, यही हिस्सा क्या है, ये एच जोन कहलाता है, इसे हम एच जोन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो जो छोटे छोटे चीजें हैं ना बेटा, वो दिमाग में रहना चाहिए ताकि कंफ्यूज ना हो। आगे बढ़ने से पहले अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, अब ये जो एक्टिन मायोसिन है, किस तरह के प्रोटीन है वो, क्या उनके स्ट्रक्चर की खास बात है, उसको देखते हैं हमके। तो सबसे पहले बात, इसका मतलब हमको फंडामेंटली दो चीजें पढ़नी है, एक थिन फिलामेंट कैसा होता है और एक थिक फिलामेंट कैसा होता है। चलिए देखते हैं पहले हम थिन फिलामेंट। ईच एक्टिन और थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बाउंड टू ईच अदर, हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ बेटा कि जो एक्टिन फिलामेंट है, जो एफ जो है ना, एफ एक्टिन के, एफ एक्टिन जो है वो फिलामेंटस एक्टिन, एफ मतलब फिलामेंटस, एफ मतलब फिलामेंटस तंतुमय एक्टिन के। तो क्या हुआ, मैंने कहा एक एफ एक्टिन ये है और दूसरा एफ एक्टिन जो है वो इसके ऊपर ये है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर जो है वो गोल गोल मॉलिक्यूल बना के शो किया हमने ऐसे। ठीक है, ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको हम, है ना। तो ऐसे जो है वो मतलब ये है कि एक थिन फिलामेंट के अंदर जो फिलामेंटस एक्टिन है उसके दो फिलामेंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, और ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन के। अब कहने का मतलब ये कि जो ग्लोबुलर एक्टिन प्रोटीन है वो ग्लोबुलाई गोल होता है और वह जुड़ के लंबी थ्रेड के साथ स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो फिलामेंटस बन जाएगा। तो हमने क्या बोला कि हर एक एफ एक्टिन जो है फिलामेंटस एक्टिन है वो एक पॉलीमर होता है जो मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन से के जुड़ने पर बनता है। ठीक है, तो मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन के जुड़ने पर जो है वो एक जो है वो एफ एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब गौर से देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो सिंगल आप देख रहे हो, ये एक जो सिंगल आप देख रहे हो ना बेटा, ये है मोनोमरिक जी एक्टिन के, और पूरा मिला के क्या बोला हमने, पूरा मिला के उसको हमने एफ एक्टिन बोला के। एक अकेला यूनिट क्या कहलाएगा उसका, जी एक्टिन कहलाएगा, और उससे एक लंबी चेन बनी उसको हमने एफ एक्टिन बोला हमने, एफ फॉर फिलामेंटस, जी फॉर ग्लोबुलर। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये बाकायदा हेलिकली बाउंडेड के। एक बात और है, आपको इस थिन फिलामेंट में आपको कुछ और प्रोटीन भी देखने मिलते हैं जैसे ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन भी इसको इस थिन फिलामेंट को बाउंड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपको एक विशेष तरह का आपको जो है वो प्रोटीन देखने मिल रहा है जो है ट्रोपोनिन। एंड ट्रोपोनिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, मसल कॉन्ट्रैक्शन फिजियोलॉजी में इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। ठीक है, टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, दूसरे प्रोटीन के दो फिलामेंट जिसको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, ऑल्सो रन क्लोज टू दी एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ के। जितना लंबा एफ एक्टिन होता है उतने ही लंबे जो है ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट भी होते हैं, वो भी साथ रन करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन के, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर। देखो जैसे एफ एक्टिन है वो एक लंबा फिलामेंट के समान है, जो ट्रोपोमायोसिन है वो भी एक लंबे फिलामेंट के समान है, लेकिन ट्रोपोनिन जो होता है वो लंबे फिलामेंट के समान नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर वहां पर प्रेजेंट है। के A complex protein troponin is distributed at regular interval on the tropomyosin। देखिए ध्यान से देखिए, है ना, देखो एफ एक्टिन लंबा फिलामेंट दिखाई पड़ रहा है, ट्रोपोमायोसिन लंबा फिलामेंट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ट्रोपोनिन देखो आप थोड़े थोड़े गैप पर, यहां पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, यहां पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, यहां पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो गैप लंबे फिलामेंट के रूप में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर। इन रेस्टिंग स्टेट, विश्राम अवस्था में, ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, वेरी वेरी आईएमपी, यही हम डिटेल में पढ़ेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के। ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जब भी कभी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो सबसे पहले हमें मालूम है कॉन्ट्रैक्शन करने का बेसिक फंडा हम समझ गए कि जो है थिन और थिक फिलामेंट एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। जब ये ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, जैसे मैंने कहा ये पार्शियली ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी, ऐसे जो है वो मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। जैसे इमेजिन करो कि मेरे अंगूठे को आप मान लीजिए, मेरे थंब को मान लीजिए आप जेड लाइन। ठीक है, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो दिखा रहा हूं, ये क्या है, ये हमारे थिन फिलामेंट है। ठीक है, बीच में इमेजिन करते हैं कि बीच में थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। मैंने कहा आपसे कि समझने के लिए चलो एक काम करते हैं कि हम इसको ऐसे, मैंने कहा ये यहाँ पे ये बीच में थिक फिलामेंट
प्रेजेंटेड के, ठीक है, ठीक है, हमने इमेजिन किया पे। तो अब होता क्या है बेटा कि एक्चुअली मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लेना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या कहा आपसे, जैसे मैंने कहा ये थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है के, ये थिन फिलामेंट के, हाँ ये सही बना के। देखो मेरे दोनों अंगूठे, मेरे दोनों अंगूठे क्या है, ये है जेड लाइन। मेरी दोनों उंगलियां, मेरे दोनों हाथ की उंगलियां क्या है, वो है थिन फिलामेंट। और जो पेन है, पेन क्या है बेटा, वो है थिक फिलामेंट के। जब मसल कॉन्ट्रेक्शन होगा और जो पेन का जो पेन का हिस्सा मैं ओवरलैप नहीं कर पा रहा हूं, ये बीच वाला ये हिस्सा ओवरलैप नहीं कर पा रहा, वो क्या है, वो एच जोन है, ठीक है ना, क्लियर। अब जब कॉन्ट्रेक्शन करना होगा मुझे, तो एक्टिन और मायोसिन को, तब जब मुझे कॉन्ट्रेक्शन करना होगा, तो जो मेरी उंगलियां हैं वो एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, और जो पेन है वो थिक फिलामेंट है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में कुछ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कुछ ब्रिज बनाना पड़ेगा, ताकि मूव कर सके एक दूसरे के ऊपर। तो मैंने कहा ये मूव किया, मूव किया, मूव किया, ये मूव किया, ये मूव किया, मूव किया, हो गया। कौन जेड लाइन पास पास में आई, कॉन्ट्रेक्शन हो गया, रिलैक्स होना है, रिलैक्स हो गया। आप भी करके देखो, याद रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन हो गया, रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपसे कि अब मतलब एक्टिन को मायोसिन के साथ जुड़ने के लिए क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, उसको एक कहीं पर जुड़कर फिर उसके ऊपर उसको मूव करना पड़ेगा। तो वो जुड़ने वाला जगह जो होता है ना, वो एक्टिव साइड होता है, और वो थिन फिलामेंट पे होता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, थिन फिलामेंट जो होता है उसके पास एक्टिव साइट होता है, जहां पर थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट की खास बात है, थिक फिलामेंट में एक हेड होता है, एक हेड वाला हिस्सा होता है जो क्रॉस ब्रिज में रोल प्ले करता है, जुड़ने में रोल प्ले करता है। तो थिन फिलामेंट जो होता है उसके पास एक्टिव साइट होती है, जिस पर थिक फिलामेंट जो है वो जुड़ सकता है उस सेट के। तो वो साइट को छिपा के रखता है ट्रोपोनिन। जब मसल को कॉन्टैक्ट नहीं करना है तो ट्रोपोनिन साइट को छिपा देगा, और जब कॉन्टैक्ट करना है तो हट जाएगा वहां से, ठीक है। क्या लिखा है, इन रेस्टिंग स्टेट, विश्राम अवस्था में, एक ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट जो मायोसिन के लिए एक्टिन फिलामेंट पे जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होती है उसको वो छिपा कर रखता है उठ के। ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो ए पॉलीमराइज प्रोटीन। हर एक मायोसिन फिलामेंट जो है, थिक फिलामेंट भी एक पॉलीमराइज प्रोटीन होता है। देखिए अब ये तो बात की हमने थिन फिलामेंट के, एनसीईआरटी का इमेज के कि थिन फिलामेंट कैसा होता है। तो ये ट्रोपोनिन है ना, जहां जहां ट्रोपोनिन प्रेजेंट है वहां पर वो एक्टिव साइट को छिपा के रखे हुए है वो, ठीक है। अब देखो, आप ये देख रहे हैं मायोसिन के, और मायोस मैंने आपसे कहा ना कि जो एक्टिव साइट है, जिस एक्टिव साइट को छुपाया है ना, उसको जोड़ने वाला हिस्सा कहां है, वो एक्टिन बाइंडिंग साइट के, ये एक्टिन से जुड़ने वाला हिस्सा है के। और ये कहां जुड़ेगा, जब उसको थिन फिलामेंट पे जगह मिलेगी जुड़ेगी, तब वो जुड़ेगा। और वो जगह जो होती है उसे छिपा दिया ट्रोपोनिन ने। जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं करना है, जब कॉन्ट्रेक्शन करना होगा तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन को शिफ्ट करेगा और वहां पे जुड़ जाएगा ये, और वहां पे मूव कर सकेगा इसके। तो देखिए, तो मायोसिन में आपको बकायदा हेड दिखाई पड़ रहा है, आपको क्रॉस आर्म दिखाई पड़ रही है आपको, और एटीपी बाइंडिंग साइट, यानी मसल कॉन्ट्रेक्शन में एनर्जी खर्च होती है, मसल कॉन्ट्रेक्शन में एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। वो मसल कॉन्ट्रेक्शन में जो एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, उन एटीपी को इस्तेमाल करने के लिए, उन एटीपी को यूज करने के लिए, उन एटीपी का उपयोग करने के लिए, यदि हम कहते हैं जो एंजाइम होता है एटीपीएज, वो एटीपी एंजाइम उन एटीपी को यूज करेगा। वो कहां होता है, वो मायोसिन के पास होता है, वो एक्टिन के पास होता है, वो मायोसिन के हेड में होता है, ठीक है। Many monomeric protein called meromyosin constitute one थिक फिलामेंट के। तो मैंने आपसे कहा कई सारे मोनोमेरिक प्रोटीन जिनको हम मीरोमायोसिन कहते हैं, वे एक थिक फिलामेंट को बनाते हैं। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट। हर एक मीरोमायोसिन प्रोटीन में दो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, एक ग्लोबुलर हेड होता है और विथ शॉर्ट आर्म। एक ग्लोबुलर हेड होता है, उसमें एक छोटी सी आर्म होती है इसके, तो इसमें एक ग्लोबुलर हेड होता है और एक स्मॉल आर्म होती है इसके, और एक टेल होती है इसके, ठीक। एक हेड होता है, हेड के साथ एक स्मॉल आर्म होती है, देन देयर इज ए टेल के। और याद रखिएगा कि जो हेड होता है, हेड को हम हेवी मीरोमायोसिन कहते हैं और टेल को हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं। ध्यान से बात सुनिएगा कि एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के। मैंने क्या कहा, हर एक मीरोमायोसिन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट देखने मिलते हैं। एक हेड होगा जिसमें एक शॉर्ट आर्म होगी और एक टेल होगा के, और जो हेड होगा विथ शॉर्ट आर्म उसको हम हैवी मीरोमायोसिन HMM कहेंगे, और जो टेल होगा उसे हम लाइट मीरोमायोसिन कहेंगे। अब देखिए ध्यान से कि ये जो हेड है ये विथ ए स्मॉल आर्म, ठीक है, ये कहलाएगा हेवी मीरोमायोसिन के, और जो टेल है वो कहलाएगी लाइट मीरोमायोसिन। क्लियर, ठीक है। अब हेवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट जो होता है, मतलब हेड और शॉर्ट आर्म जो है वो बाहर की तरफ उभरे होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं रेगुलर इंटरवल पर के, यानी एक निश्चित अंतर पे ये बाहर की तरफ उभरे होते हैं के, एंड एंगल फ्रॉम
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द पॉलीमराइज मायोसिन फिलामेंट एंड नोन एज द क्रॉस आर्म। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसा होता होगा, मैं कहता हूं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक केवल और केवल हम एक थिक फिलामेंट को देखते हैं हम। ठीक है, ये एक थिक फिलामेंट है, ये एक थिक फिलामेंट है ना, ये एक थिक फिलामेंट है। और थिक फिलामेंट पे आप देखेंगे कि जो इसको बनाने वाली यूनिट है मीरोमायोसिन, जो इसकी यूनिट है वो कैसे बना रहे हैं इसको, हमने इमेजिन किया वो कैसे वो दिखाई पड़ता है। थिक फिलामेंट में टेल वाला हिस्सा अंदर फिलामेंट में गुथा हुआ है, टेल वाला हिस्सा गुथा होता है, ऐसे गुथा हुआ है, और हेड वाला हिस्सा ये बाहर निकला है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप देखें कई, क्योंकि ये तो पॉलीमर है ना बेटा, कई सारे मीरोमायोसिन के मिलने पर बना है। तो देखो सब मीरोमायोसिन का हेड और आर्म बाहर निकला हुआ है। ठीक है, देखिए आप है ना, और यही जो हेड होता है ना, यही एक्टिन के साथ में जुड़ता है और उस पर उसको खींचता है, मूव करवाता है। ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। क्या लिखा, हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट जो होता है, जो हेड और शॉर्ट आर्म होती है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरा होता है, रेगुलर डिस्टेंस पे, रेगुलर डिस्टेंस पे, नॉट डिस्टर्बेंस, रेगुलर डिस्टेंस पे, एक नियमित अंतराल पर। ठीक है, और एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द सरफेस के। अब मायोसिन फिलामेंट पे आप अपने आप को एक पर्टिकुलर एंगल पे रखता है। ठीक है, और इसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए हम जो है वो क्रॉस आर्म वर्ड का हम इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। ठीक है, इसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं। फिर द ग्लोबुलर हेड, जो फूला हुआ हेड होता है, उसमें एंजाइम एटीपी एज एक्टिविटी होती है और ये एटीपी को कंज्यूम करने में रोल प्ले करता है। और जो ग्लोबुलर हेड होता है, हेड में ही एक्टिन प्रोटीन से जुड़ने के लिए एक्टिव साइट होती है। तो एक्टोमायोसिन यानी एक्टिन और मायोसिन का जो बॉन्ड बनता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो मायोसिन के हेड की हेल्प से बनता है। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसा होता है। अब इमेज को बड़े ध्यान से देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है बेटा कि देखो है ना, देखो आप ये लाइट मीरो, देखो मैंने कहा ना ये लाइट मीरोमायोसिन हो गया है क्या, ये टेल वाला हिस्सा। ठीक है, और हेवी मीरोमायोसिन क्या हो गया है, इसका हेड वाला हिस्सा हो गया इसका। ठीक है, हेड देखो बाहर उभरा हुआ है। ठीक है, और देखो हेड जो होता है उसको वो जहां पर ट्रोपोनिन प्रेजेंट है ना, ट्रोपोनिन के ठीक नीचे जो है एक्टिव साइट है, जो हेड को जोड़ने के लिए में हेल्प करती है। ट्रोपोनिन हटेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, नहीं हटेगा तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आप देखो इस प्रकार से थिन और थिक फिलामेंट जो है वो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए ना, तो आप देख रहे हैं ग्लोबुलर हेड रीजन दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे के, और आपको जो है वो पीछे वाला जो आपको हेलिकल टेल दिखाई पड़ रहा है, आपको टेल वाला रीजन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, क्लियर, देखिए ना, तो ये मायोसिन मॉलिक्यूल जो हेड है और ये इसका टेल वाला हिस्सा है, ये इसकी शॉर्ट आर्म होता है इसका। ठीक है ना बेटा, है ना, तो ये हमने आपसे कहा कि ये आपको एक मायोसिन मॉलिक्यूल, एक सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल को हम देखें ऐसा दिखाई पड़ता है। और ऐसे जो है वो गुथे होते हैं, इसलिए वो जो है हमको डार्क दिखाई पड़ते हैं और जो है वो हैवी जो है वो स्ट्रेंथ के रूप में हमको ये दिखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हमने क्या किया, आज हमने बिल्कुल देखो आज जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है ना इसका, कि एच जोन क्या होता है, एम लाइन क्या होती है, जेड लाइन क्या होती है, ए बैंड क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, एक्टिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोनिन क्या होता है। ठीक है, मायोसिन का हेड क्या होता है, मायोसिन की टेल क्या होती है। ठीक है, क्लियर, तो ये जो इमेजेस बताया है मैंने आपको, जो मैंने आपको बेसिक बताया ना, ये दिमाग में रखिएगा आपके, क्योंकि इनके आधार पर ही हम अगले लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगा लेक्चर के पहले, ताकि आप जो है वो चीजें दिमाग में आपके सेट रहें। क्लियर, ठीक है, एक बड़ा अच्छा ये कोटेशन मुझे लगा, तो लिखा हुआ स्लाइड पे यहाँ पे, याद रखना सपने तुम्हारे हैं, याद रखना सपने तुम्हारे हैं, तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना ही हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना ही लोग के। तो कभी कंप्लेंट मत कीजिए हालात के बारे में, कभी कंप्लेंट मत कीजिए लोगों के बारे में, क्योंकि आपके सपने सिर्फ आपके सपने हैं और उनके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा, तो अभी तो आज क्या देखा बेटा हमने, आज हमने मसल्स की बिल्कुल बारीकियों को हमने देखा, स्ट्रक्चर को हमने बारीकी से देखा, और एकदम दिमाग में रहना चाहिए हमारे। तो अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे इससे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। चलिए,
तो लेक्चर नंबर 3 देखकर हम समझ गए कि जेड लाइन क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है, मायोसिन का हेड क्या होता है, ट्रोपोनिन कहां जुड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को हम समझे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट, कि ये पूरे स्ट्रक्चर जो है कैसे जुड़ते हैं, किस प्रकार से क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, किस प्रकार से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इतना जानने के बाद अब देखो बेटा, हम स्ट्रक्चर को अभी अभी पढ़ें तो एकदम दिमाग, तो एक काम करो, सबसे पहले 5 मिनट के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं। वीडियो पॉज कीजिएगा और वीडियो पॉज करने के बाद अरे अभी बात पॉज नहीं करो, अभी सुन तो लो। वीडियो को पॉज करने के बाद में रिकॉल करो कि एच लाइन क्या होती है, कि एच जोन क्या होता है, जेड लाइन क्या है, सार्कोमियर क्या है, पूरा एक कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर रखो, ठीक है। उसके बाद फिर लेक्चर नंबर 4 पर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो पॉज करके देखना है और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अरे पॉज करो, 2 मिनट रिकॉल करो, हो गया, चलो ठीक है। मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि आपने पॉज करके रिकॉल किया है। और अब हम लेक्चर नंबर 4 में एंटर करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने एमसीक्यू वाले हिस्से को देखेंगे। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, आज 2-3 दिन की बात है, थोड़ा सा दम से ले लेंगे ना तो हमारा कोर्स फटाफट निपट जाएगा बगैर क्वालिटी कंप्रोमाइज किए, ठीक है। चलिए, फलसफे और गुणाभाग, फलसफे और गुणाभाग ज्यादा हमको आते नहीं, बस सिर्फ इतना पता है मेडिकल के अलावा कोई और ख्वाब अब भाते नहीं। कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि हमारी मसल्स जो है वो किस तरह की होती है, मायोफिब्रिल क्या होता है, मसल फाइबर सेल क्या होता है, ठीक है। हमने एक एक स्ट्रक्चर डिटेल को देखा। हमने ये भी देखा था कि मायोसिन प्रोटीन किस तरह का होता है, एक्टिन किस तरह का होता है, ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ठीक है ना। तो हमने फंडामेंटल चीजों को पिछली क्लासेस में कवर किया था। आज हम बात करेंगे वर्किंग फिजियोलॉजी पर कि कैसे जो है वो सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि मैंने आपसे कहा था कि जो मसल्स होती हैं वे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब वे चीजों को पुल करती हैं, खींचती हैं वो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो पुश नहीं कर सकती हैं, ठीक है। जैसे एक रबर बैंड होता है, एक रबर बैंड में क्या देखा आपने, एक रबर बैंड है, रबर बैंड को जब आप खींचते हैं तो आप इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, ठीक है ना, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब आप खींचते हैं उसे तो वापस अपनी जगह पे लौट के आता है, उठ के, है ना। लेकिन लौट कर आने के बाद वो और अधिक छोटा नहीं होता है वो, है ना। तो इसका ठीक अपोजिट है कि हमारी मसल्स क्या करती हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं। रिलैक्स होना उनका नेचुरल साइज है, वो उससे अधिक नहीं बढ़ सकती। जो रिलैक्स का उनका साइज है वो मैक्सिमम साइज है, वो उससे अधिक बढ़कर किन्हीं चीजों को वो धक्का नहीं सकती है उठ के, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके किन्हीं चीजों को वो अपनी ओर खींच सकती है। याद रखना, छोटा सा पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है, जैसे मैंने कहा बाइसेप एंड ट्राइसेप, ये मसल्स होती हैं वो एंटागोनिस्टिक, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी दूसरी रिलैक्स रहेगी, ठीक है, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पहली बार रिलैक्स रहेगी, ऐसे तभी हम अपने हैंड को, हम अपने बॉडी के कई सारे मूवमेंट्स को हम कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दिमाग में रखिएगा चीज को। तो हम क्या बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे मस्कुलर टिश्यू के बारे में, मसल्स के बारे में बात किया हमने, मसल्स की फिजियोलॉजी को समझा हमने देखा स्केलेटल मसल्स जो होती है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम से कनेक्टेड होती है और उनके डिफरेंट पार्ट्स को समझने की हमने कोशिश की, ठीक है ना। और हमने देखा था कि हमारी बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो हमारा पूरा स्केलेटल है, उसको लीवर सिस्टम के रूप में काम करने में, कि हम मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, उसमें क्या रोल प्ले करती है, स्केलेटल मसल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हमने देखा था कि मसल्स जो है वो उसमें टेंडोन क्या होता है, फेशिया क्या होता है, इपीमाइशियम, पेरीमाइशियम, एंडोमाइशियम, ठीक है ना बेटा, फेसिकल्स क्या होते हैं, मसल फाइबर सेल क्या होती है, सार्कोलेमा, ठीक है। फिर मसल फाइबर सेल के अलावा हमने प्रेजेंट जो है मायोफिब्रिल है, थिक फिलामेंट क्या होते हैं, थिन फिलामेंट क्या होते हैं, एक एक चीज को हमने अच्छे से समझा हुआ है। लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी जब तक मैं आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करूंगा और आप उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं करेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब आपके सामने फिर से आ गया है लेवलिंग करने को, तो आपको बताना है बेटा इसमें मैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको बताना है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं इसको हम, ताकि हमें याद रहे के क्वेश्चन नंबर 1 किया मैंने, कि आज का होमवर्क है बड़ा बड़ा सा इसके, और सबको कमेंट में आंसर करना है बेटा, ठीक है ना। मैं आंसर देखूंगा, चेक करूंगा आंसर 1 2 3 4, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का ये लेवलिंग क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, अगेन लेवलिंग ए, लेवलिंग बताता आपको, चलो मैं ए लेवल क्या है, बी क्या है, सी क्या है
और डी क्या है और ई क्या है, ठीक है ना, ए बी सी डी ई। देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, है ना, और आपको बताना है, ये लेवल बताना है आपको कि ए बी सी डी को लेवल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे मत सोचना कि छोड़ दूंगा आपको, मिट के पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा भी जम जम कर, है ना। ए बी सी डी ई क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको लेवल करके बताइए के, ठीक। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है 1, 2 एंड 3। पहचानिए इसको, 1, 2 एंड 3। दिस इज वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। 1, 2, 3 इनकी लेवलिंग करके आपको बताना है, ठीक है, करेंगे ना, ठीक है। मतलब लापरवाही नहीं करना बेटा, है ना, हाँ, जो पूछा है आंसर करना है, नहीं तो पिटाई लगेगी, है ना। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप बोलोगे सर आज क्या हो गया आपको, कुछ नहीं हो गया आज, ठीक है ना। आज आपसे पूछना है मेरे को, कि मेरी पूछने की बारी है आज के। ए बी सी डी लेवल करके बताइए क्वेश्चन नंबर 4 के, बिल्कुल वह ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, आपको लेवल करके बताना है, क्लियर, ठीक है। और बेटा ये जो आप लेवलिंग के जो क्वेश्चन है इनको दिमाग में रखा करो आपको, कि ये मेन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे, कि हम देखते हैं यहाँ पे कि जो है हमारा जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हम अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उससे मैं हाथ को मूव कर पा रहा हूं, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, कैसे ये मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए सिंपल सी बात है कि हमें पता है, हमें अच्छे से पता है कि जो है वो जेड लाइन क्या होती है, एच जोन क्या होता है, याद है ना, सब पढ़ा हुआ हमने अच्छे से। तो अभी हम एक बार फटाफट रिकॉल भी कर लेंगे इसको। अभी इतना पता है हमको कि वास्तव में हमने कहा था यहाँ पे कि जो सार्कोमियर होता है वो 2 जेड लाइन के बीच का एरिया होता है। 2 जेड लाइन के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर को हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मानते हैं, उसे हम संकुचन की इकाई मानते हैं। तो देखिए ध्यान से, सार्कोमेर के ठीक बीच में आप क्या देख रहे हैं, आपको जो है थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट दिखाई पड़ रहे हैं, और किनारों पर आपको जो है वो थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। देखिए ये एक्टिन और मायोसिन, तो ये जो जब एक दूसरे पे जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, स्लाइड करेंगे एक दूसरे पे, तब हमको मूवमेंट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। गौर से देखिए आप, जब सार्कोमेर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप देखेंगे जेड लाइन पास आने की कोशिश करती है, ठीक है, वो एक्टिन जो है वो मायोसिन के ऊपर खिंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना बेटा, है ना, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये देख रहे हैं हम। तो एक काम करते हैं, हम बेहतर है कि हम एक एनिमेशन देखें हमके। तो हम एक एनिमेशन को देख रहे हैं यहां पर, और इस एनिमेशन में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है हमें किस प्रकार से जो है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। आप देख रहे हैं इसमें कि जो है एक जो थिक फिलामेंट है उसके ऊपर थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा। देखिए थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और थिक फिलामेंट में आप देख रहे हो आपको जो है वो दिखाई पड़ रहा है, ये मायोसिन के आपको हेड दिखाई पड़ रही है, आपको मायोसिन के जो है वो हेड वाले हिस्से हेड दिखाई पड़ रहा है आपको, ना, ठीक है, जो इस स्लाइडिंग मूवमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं वो। तो ये ही मैकेनिज्म कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इसके लिए इंपल्स कहां से आती है, किस प्रकार से जो है वो एक्टोमायोसिन जो है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है, कैसे जुड़ते हैं और कैसे वो स्लाइड करता है, कैसे खींचता है अपनी ओर, इसको देखना है हमें यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए धीरे धीरे एकदम एक एक चीज को क्लियर करते हुए इसे समझेंगे हम कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी आपने एनिमेशन देखा, अब आप एनिमेशन देखकर समझ गए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब क्या है आप समझ गए अच्छे से, ठीक है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे कहा कि दिस इज दी, चलो हम एक काम करते हैं, एक स्लाइडिंग फिलामेंट बनाकर देखते हैं यहाँ पे। देखिए कुल के जैसे मैंने कहा ये रेड वाला जो है वो थिक फिलामेंट है, ब्लैक वाला जो है वो थिन फिलामेंट है, ठीक है ना, हमने मान लिया स्पैन, है ना। तो क्या होगा बेटा, जब कभी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर देखो, ये इसके ऊपर स्लाइड किया, ये तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्स किया, रिलैक्सेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है ना। तो बिल्कुल फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का मतलब क्या होता है, दैट कॉन्ट्रैक्शन of a muscle fiber takes place by sliding of the thin filament over the thick filament। के कौन किसके ऊपर स्लाइड करता है, वेरी वेरी आईएमपी है, और एनिमेशन में मैंने आपको इसलिए दिखाया भी था, ठीक है, बिल्कुल भूलना नहीं है इसको। मतलब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं, यानी इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो है वो ये इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे, क्लियर क्लियर।
थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट जो है वो स्लाइड करेंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब बड़े ध्यान से कि हम एनसीईआरटी का इमेज फिगर नंबर 20.5 देख रहे हैं यहां पे हम, तो हमें पता अच्छे से कि देखो ये जेड लाइन है, ठीक है, जेड लाइन है, ये क्या है, ये जेड लाइन है ना बेटा। ये ए बैंड दिखाई पड़ रहा है हमको, ये बीच में हमको जो है वो यहाँ पे जेड लाइन के पास में क्या है, ये यहाँ पे जहां पर केवल और केवल जो है वो आपके एक्टिन फाइबर प्रेजेंट है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, वो आपको आई बैंड थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, आई बैंड दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। और ए बैंड में क्या है, ए बैंड में थिक फिलामेंट प्रेजेंट दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक आपको दो तरह के बैंड दिखाई पड़ रहे हैं। और आपने क्या देखा कि जो है वो बीच में आपको जहां पर जो है वो केवल और केवल थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट ओवरलैप करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आपको एच जोन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से ना, आप देख रहे हैं कि जो जब भी कभी दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है वो क्या है, वो है सार्कोमियर है। जब कभी जो है स्लाइडिंग होगा इसके ऊपर, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये हिस्सा इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा इसके ऊपर, एंड थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ है ना, देख रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आई बैंड जो है वो आप देखें, आई बैंड जो है उसका साइज जो है वो देखो, आई बैंड क्या है वो छोटा हो जाएगा कंपैरेटिवली, आई बैंड का एरिया कम हो जाएगा, ए बैंड का एरिया एज इट इज मेंटेन रहेगा यहां पर, ठीक है। देखते हैं अब प्रश्न उठता है, पहला तो पॉइंट ये उठा, चलो ठीक है हम बाद में बात करेंगे क्या होता है उसमें, अभी इतना समझते हैं कि हमको इतना पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मायोसिन है, जो थिक फिलामेंट है, उसके ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। एक बात समझ में हमको आई, ठीक है। दो जेड लाइन के बीच का एरिया वो सार्कोमियर है, सार्कोमियर में थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो स्लाइड करता है ना, स्लाइड करेगा। तो जो आई बैंड था वो आई वाला हिस्सा क्या था, जहां पे केवल जो है वो थिन फिलामेंट प्रेजेंट था, जहां थिन और थिक फिलामेंट दोनों प्रेजेंट थे, वो ए जोन वाला हिस्सा था, ठीक है। तो आई वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि जो है स्लाइड कर रहा है ना, ये थिक फिलामेंट की ओर जा रहा है ना, ठीक है। अब इस सब चीज के लिए चलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, पर शुरुआत कैसे होती है इसकी, इस सब के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है, यानी इंडक्शन कहां से आता है। तो याद रखिएगा, वे न्यूरॉन, नर्व, हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आर दी सेल्स के जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली सेल होती है। तो वे न्यूरॉन जो हमारे नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेकर मसल्स तक आते हैं और मसल्स को काम करवाते हैं। मसल्स एक प्रकार से मोटर के समान है, मसल्स एक प्रकार से मोटर के समान है। जब उनको चालू करोगे मोटर को आप, तो मोटर चालू हो जाएगी, बंद करोगे बंद हो जाएगी उठ के। तो ऐसे न्यूरॉन जो हमारी जो इंफॉर्मेशन को जो है वो नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और उसे कहां छोड़ते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो रिलीज करते हैं कहां पे, मसल्स पे, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, उन्हें हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो दिमाग में डाल लीजिए मोटर न्यूरॉन के। और याद रखिएगा सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक पहुंचते हैं, एंड जो ब्रेन को अवेयर करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। और जो ब्रेन के कहने पर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। कोई चीज देख रहे हैं हम, एनालाइज कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन परसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो सेंसरी न्यूरॉन से कर रहा है, लेकिन हमने कहीं पर हाथ लगाया, कहीं पे गर्म था, हमने हाथ को हटा लिया, तो वहां पर मोटर न्यूरॉन काम कर रहे हैं जो हमारी, और ये मोटर न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्सली भी काम कर सकते हैं, और आप सोच समझ कर भी काम कर सकते हैं, इसमें वॉलंटरी भी काम कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि इंफॉर्मेशन को मसल्स तक पहुंचाया। अब सिंपल सी बात है, जब एक नर्व जो है वो मसल को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी, इसका मतलब यह है कि नर्व को मसल के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, अटैच होना पड़ेगा, इसको यहां पर अटैच होना पड़ेगा। तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर नर्व जो है वो मसल्स के साथ जुड़ती है, वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाए जाते हैं। मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का सिंपल सा मतलब है, नर्वस सिस्टम जो है मस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है और मसल्स को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब कि नर्वस सिस्टम की इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचती है। तो आप देख रहे हैं मसल फाइबर सेल दिखाई दे रही है आपको इमेज में, और वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप देख रहे हैं। आपको इतना पता है कि न्यूरॉन के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, एक होता है डेंड्रॉइड जो सिग्नल्स को कनेक्ट करता है, जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, और एक्सॉन जो सिग्नल को पास करता है और उसके एक्सॉन इंफॉर्मेशन को आगे फ्लो करता है। तो एक्सॉन के ऊपर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर जो इमेज में जो न्यूरॉन दिखाई पड़ रहा है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, उसमें माइलिन शीथ दिखाई पड़ती है। अब ये माइलिन शीथ क्या होता है, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी इतना दिमाग में रखना है कि ऐसे न्यूरॉन जो स्केलेटल मसल को जो है इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ऐसे न्यूरॉन जो स्केलेटल मसल को इंफॉर्मेशन भेजते हैं,
ट्रांसडक्शन को करवाते हैं, ठीक है, उनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और जब ये मसल फाइबर सेल पर जहां अटैच करते हैं वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमको देखने मिलता है कि ये सभी मसल है, ये दे कैन कनेक्ट टू दी ऑल दी मसल्स के, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ना आप देख रहे हैं मोटर न्यूरॉन देख रहे हैं यहाँ पे, और मोटर न्यूरॉन की कई सारी ब्रांचेस दिखाई पड़ रही हैं आपको जो निकली हैं, और ये मायोफिब्रिल जो मसल फाइबर सेल्स हैं उसके अंदर मायोफिब्रिल है, और ये ब्रांचेस जो है वो हर एक जगह ने मायोफिब्रिल के पास तक ये ब्रांचेस बने, मसल फाइबर सेल तक ये ब्रांचेस पहुंच रही है। और मसल फाइबर सेल में क्या है, कई सारे मसल फाइबर सेल में कई सारे जो है मायोफिब्रिल हमको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि सार्कोलेमा के मसल फाइबर सेल की जो मेम्ब्रेन है, मसल फाइबर सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या है, वो है सार्कोलेमा के। सार्कोलेमा जो होती है वो नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, एक्शन पोटेंशियल को रिसीव करती है। अब आप बोलोगे सर ये एक्शन पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? एक्शन पोटेंशियल वर्ड का मतलब ये है बेटा कि जो नॉर्मली -70 मिलीवोल्ट का जो है वो इलेक्ट्रॉन, एक हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन के आर पार एक चार्ज डिफरेंस बना होता है ना, जब वो चार्ज डिफरेंस में कोई परिवर्तन आता है ना तो मेम्ब्रेन एकदम एक्टिव होकर मेम्ब्रेन जो है सेल उसके लिए रिस्पॉन्ड करने लगती है। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसा चार्ज डिफरेंस जो सेल को एक्टिव कर दे, सेल को जो है किसी एक्शन के लिए प्रमोट कर दे, कि सेल को किसी एक्शन के लिए जो है वो ऐसा कह सकते हैं इंड्यूस कर दे किसी एक्शन के लिए, उसको हम एक्शन पोटेंशियल बोल सकते हैं उसको, है ना, ठीक है। चलिए, तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं एंड ऑफ नर्व सेल का आखिरी सिरा दिखाई पड़ रहा है आपको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिखाई पड़ रहा है आपको के। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में अब प्रॉब्लम ये है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में इंफॉर्मेशन को आगे कैसे भेजें, कैसे इंफॉर्मेशन को हम आगे भेजें कि मसल सेल्स इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लें। तो जनरली क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं। हमारी जो सेल्स होती हैं, जो सार्कोलेमा है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें रिसेप्टर्स होते हैं जो उन न्यूरोट्रांसमीटर को पहचान सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो एक्ट कर सकते हैं, वहां पर रिसेप्टर पाए जाते हैं उसके। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हमने देखा दिस इज दी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये नर्वस सिस्टम और जो है वो मस्कुलर सिस्टम के बीच का जंक्शन है के। और यहां पे क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल सार्कोलेमा दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, नर्व सेल का एंड वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, उसकी मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एंड ऑफ नर्व सेल, जहां पर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जहां पर नर्व जो है वो मस्कुलर सेल से जुड़ रही है, वहां पर देयर इज ए क्लेफ्ट, एक क्लेफ्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। उस क्लेफ्ट में जो है वो जहां वो उसमें उस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देख रहे हैं आप कि नर्व जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर रही है। वो न्यूरोट्रांसमीटर जनरली क्या होते हैं, वो एसिटाइल कोलाइन होते हैं, जनरली क्या होते हैं, वो एसिटाइल कोलाइन होते हैं, ठीक है। और ये एक्शन पोटेंशियल को प्रमोट करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरा शुरू से पूरी नर्व में इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रही थी, लेकिन जैसे वो जंक्शन पे आए ना तो वहां पे कुछ केमिकल को रिलीज किया गया। अब वो केमिकल इंफॉर्मेशन को आगे भेजेंगे और फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल को वो जनरेट कर देंगे। तो ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल बात करेंगे इस पर हम, ठीक है। देखिए ध्यान से ना, एक्चुअली होता क्या है, बड़े ध्यान से सब्र से को समझना है कि आप क्या देख रहे हो, आपको एक्सॉन टर्मिनल ऑफ द मोटर न्यूरॉन का आपको एक्सॉन का आखिरी हिस्सा टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है। उसके अंदर आप क्या देख रहे हो, उसमें दिखाई पड़ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई पड़ रहा है आपको, कैल्शियम आयन दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पे, और छोटी छोटी थैली दिखाई पड़ रही है जिन्हें हम सिनेप्टिक वेसिकल कहते हैं। इनके अंदर एसिटाइल कोलाइन प्रेजेंट है, ACH का मतलब है एसिटाइल कोलाइन इनके अंदर प्रेजेंट है। आप क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है सिनेप्टिव क्लेफ्ट दिखाई पड़ रहा है, एक क्लेफ्ट एक जगह दिखाई पड़ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये जो है ये एक्सॉन है और ये जो है सार्कोलेमा है मसल का। जब ये जुड़ेगा ना, यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे एक मामूली सा पतला सा एक गैप होगा यहाँ पे, इसको हम सिनेप्टिव क्लेफ्ट कहते हैं इनके। तो सिनेप्टिव क्लेफ्ट दिखाई पड़ रहा है। वहां पर आप क्या देख रहे हैं, वहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जो सिनेप्टिव वेसिकल है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो वहां पर एसिटाइल कोलाइन केमिकल को रिलीज कर रहे हैं, और इन केमिकल को रिसीव करने के लिए सार्कोलेमा पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो सार्कोलेमा पे कई सारे इन्वेजिनेशन प्रेजेंट है अंदर के धसे हुए हिस्से यहाँ पे, ताकि मोर एंड मोर न्यूरोट्रांसमीटर को वो रिसीव कर सके। जैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करती है तो जो सार्कोलेमा मेम्ब्रेन है उसके अंदर चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके अंदर के एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। याद रखना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि
जो एक नर्व सेल है वो सीधा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सीधा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मसल को ट्रांसफर नहीं करता है, वो एक एंड पे आता है और और वहां पे केमिकल रिलीज करता है, उस केमिकल के प्रभाव में फिर जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को फिर से रिप्रोड्यूस करती है। इससे करंट का लॉस नहीं होता है। इससे क्या होता है कि करंट को एक लंबे जगह पे फ्लो करने में उसको अलग अलग हिस्सों में उसको जो है रीजनरेट करके उसको आगे फ्लो किया जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे कि सिनेप्टिक वेसिकल ने जो है एसिटाइलकोलाइन को रिलीज किया और इसी एसिटाइलकोलाइन मिला इसको, तो आप क्या देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सार्कोलेमा के ऊपर आपको कई सारे इन्वेजेशन दिखाई पड़ रहे हैं। वहां पर आप देखेंगे वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया यहां पे। अब इंटरेस्टिंग बात ये कि ये एक्शन पोटेंशियल है इसको मसल फाइबर सेल के अंदर तक जाना होता है। अंदर तक इसलिए जाना होता है क्योंकि अंदर कई सारे मायोफिब्रिल प्रेजेंट है। हर एक मायोफिब्रिल कहता है कि मेरे को तो नहीं मिली सूचना, मुझको इंफॉर्मेशन नहीं मिली, मैं तो कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा, पूरी मसल को कॉन्टेक्ट करना है, तो एक साथ जो है एक्शन पोटेंशियल अंदर तक पहुंचना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे सर ये एक्शन पोटेंशियल करेगा क्या अंदर जाके? भाई करंट, मान लिया हमने करंट है, अंदर जाके करेगा क्या? अंदर जाके एक ही काम करेगा, ये काम करेगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज करेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैल्शियम आयन क्या काम करेगा? ये कैल्शियम आयन जो है वो जो छिपे हुए सिरे हैं, जो थिन फिलामेंट में जो मायोसिन के हेड के जुड़ने के अटैचमेंट के जो पॉइंट हैं उनको वो रिलीज करेगा, उनको ओपन करेगा, हटाएगा उनको वहां पे, और जो ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन वहां प्रेजेंट है वो वहां पर जो है वो उसको ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर जो है वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस होने पर जो अंदर छिपे हुए साइड थे वो खुल जाएंगे और क्रॉस ब्रिज बन जाएंगे। अब ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है। और क्रॉस ब्रिज का बनना ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वहीं से मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होगी। भाई जब थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पे स्लाइड ही नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा भला? लेकिन उसके लिए सूचना अंदर तक पहुंचना चाहिए, एक साथ सूचना पहुंचना चाहिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है एक्शन पोटेंशियल अंदर ट्रेवल कर रहा है और आपको दिखाई पड़ रहा है टी ट्यूब्यूल। अब ये टी ट्यूब्यूल क्या है? ये टी ट्यूब्यूल जो है वास्तव में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक हिस्सा है, जो कि वास्तव में जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर परपेंडिकुलर है। तो टी के शेप का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन है, परपेंडिकुलर प्रेजेंट है, इसलिए टी ट्यूब्यूल बोल दिया इसको हमने, ठीक है। देखिए आप एनिमेशन को ध्यान से देखिए और एनिमेशन आपको कई बातें समझा रहा है, आपको देखिए ध्यान, ठीक है। क्या हो रहा है देख रहे हैं आप कि नर्व से एसिटाइलकोलाइन की थैलियां रिलीज कर रही हैं, जो है वो नर्व से जो सिनेप्टिक वेसिकल एसिटाइलकोलाइन को रिलीज कर रहे हैं, वो सार्कोलेमा तक पहुंच रहा है। जैसे ही पहुंचता है तो इतना तेज एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। देखिए आप देख रहे हैं ना आप, है ना। दिस एनिमेशन शोज ब्यूटीफुली, दिस शोज कि कैसे काम होता है। एंड नर्व जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को उसने जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू दिया मसल सेल को, और मसल सेल में उसके अकॉर्डिंग एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल रहा है हमको, ठीक है। देखिए ना ये इंफॉर्मेशन देखिए, इलेक्ट्रिक करंट आया और यहां पे नीचे आके क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को वो रिलीज करेगा, है ना, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। तो ये हमें एनिमेशन से कुछ चीज मालूम चली यहाँ पे के। अब देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में ना, एक एक चीज को समझना, टेंशन मत लेना बिल्कुल, नहीं समझ में आएगा 4 बार 10 बार पढ़ाऊंगा इस चीज को मिट के, परंतु मुझे मालूम मेरा कमांडो इंटेलिजेंट है, ध्यान से सुनता है ना बेटा, ठीक है, पक्का है ना। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, आप वर्ल्ड्स बेस्ट स्टूडेंट के। आप बोलोगे सर हमको तो नहीं लगता ऐसा कई बार, है ना, हमारे परसेंटेज तो उतने नंबर नहीं बेटा। डोंट जज योरसेल्फ बाय मार्क्स ओनली, के जज योरसेल्फ बाय योर डिवोशन, बाय योर डेडिकेशन टुवर्ड्स योर मैम, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे कि मेरी एक स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हुई है इस लास्ट ईयर, जो है अंशिता राठौर के, वो कभी टेस्ट में बहुत जो है पहले 10 में आ गए, पहले नॉर्मल एवरेज मेंटेन करती रही, साल भर पढ़ती रही, साल भर लगातार पढ़ती रही के बगैर घबराए साल भर पढ़ती रही, और नाउ सी इज इन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, ठीक है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट के, अच्छा पढ़ रही, बढ़िया, लगातार मेहनत करती है, अभी भी एमबीबीएस में लगातार मेहनत करती है कि वो कभी ऐसा नहीं कि उसको जो है वो, उसको सिर्फ इतना है कि मैं जो पढ़ रही हूँ मुझे पढ़ते रहना है और सीखते रहना है के। आपके अंदर भी वो जज्बा होना चाहिए, मत सोचो देखो किसी और को, अपने आप को देखो कि हम कितना इंप्रूव कर रहे हैं। चलिए तो अभी आ जाते हैं एनसीईआरटी पर हम। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मोटर न्यूरॉन। क्लियर, साफ साफ मैंने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या शामिल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो सिग्नल आए वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भेजा जाता है, और इस सिग्नल को लेकर आने वाला होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ए मोटर न्यूरॉन along with the muscle fiber connected to it constitute a motor unit के। तो मोटर यूनिट का मतलब क्या है, ये है न्यूरॉन और ये है
मसल सेल्स के। तो हम दोनों को मिला के क्या बोल रहे हैं, मोटर यूनिट बोल रहे हैं, मोटर यूनिट बोल रहे हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे, हमने कहा कि मोटर न्यूरॉन जो मसल फाइबर के साथ में कनेक्टेड होता है वो वहां पर मोटर यूनिट में आता है, ठीक है। द जंक्शन between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber cell is known as the neuromuscular junction और motor end plate, ठीक है। देखा था भी एनिमेशन के, जहां पर न्यूरॉन मसल फाइबर सेल से जुड़ता है। मैंने कहा ये मसल फाइबर सेल है, ये न्यूरॉन का हिस्सा के यहां जुड़ता है, तो दिस इज नोन एज दी मोटर एंड प्लेट। से मोटर एंड प्लेट बोलते हैं इसको हम, या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ए न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेस ए न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम क्या है, एसिटाइलकोलाइन है। जब न्यूरल सिग्नल जो है इस जंक्शन तक पहुंचता है तो यहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक जो है वो तंत्रिका संवहनी केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो एसिटाइलकोलाइन होता है। और ये क्या काम करता है, ये सार्कोलेमा मसल फाइबर सेल में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल चेंज करता है उसके अंदर, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं, जब हम पढ़ेंगे बेटा मसल जो है वो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स में कैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, तो हम बात करेंगे कैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कैल्शियम, ये दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट के। तो अभी हम बात करें इतना कि जो एक न्यूरॉन था वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर आया, जब वो मोटर एंड प्लेट पर पहुंचा उसने एसिटाइलकोलाइन को वहां रिलीज किया। एसिटाइलकोलाइन को रिसीव किया किसने, मसल फाइबर सेल में सार्कोप्लाज्मा ने रिसीव किया और एक्शन पोटेंशियल को उसने जनरेट किया। क्लियर, ठीक है। देखिए आप ध्यान से ना, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहां पर सार्कोलेमा दिखाई पड़ रहा है आपको, जो कि मसल फाइबर सेल की सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। और अंदर आपको पता है कई सारे जो है मायोफ्लामेंट प्रेजेंट है, एक्टिन मायोसिन थिक और थिन फिलामेंट प्रेजेंट है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये होता है ऐसा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज स्मूथ बेसिकली के। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ऐसा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो मसल फाइबर सेल में जो है वो एक्सटेंसिवली फैला होता है और हर मायोफिब्रिल के पास में होता है वो, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, ठीक है। तो इट बेसिकली स्टोर दी कैल्शियम आयन, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, और आपने क्या देखा कि सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डीप सीटेड है, अंदर तक गया हुआ, इन्वेजिनेशन के रूप में अंदर तक गया हुआ है, वो हिस्सा कहलाता है टी ट्यूब्यूल, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, बेसिकली टी ट्यूब्यूल क्या है, आप देख रहे हैं ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, इसी का इन्वेजिनेशन जो अंदर की ओर, इसी का जो है वो इन्वेजिनेशन जो अंदर की ओर आ रहा है, ये देखिए अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सरफेस पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है और इस एक्शन पोटेंशियल को अंदर तक ट्रांसमिट करना है, और जो है इसीलिए हमको ये पूरा टी शेप दिखाई पड़ रहा है। देखिए सरफेस से अंदर देखिए टी शेप दिखाई दे रहा है हमको। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इसके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो हिस्से होते हैं वो भी इस इन्वेजिनेशन के चारों तरफ जो है वो टी के समान कवर किए होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ये टी ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है ना। ट्रायड क्यों लिखा हमने यहाँ पे, ये ट्रायड का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पूरे तीनों चारों तरफ से उसको उस इन्वेजिनेशन को अपने से को घेरे होता है, तो एग्जैक्टली टी के समान स्ट्रक्चर हमको यहां पर दिखाई पड़ता है, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से ना, रिलेशनशिप विद द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड टी ट्यूब्यूल ऑफ द मायोफिब्रिल टू ऑफ स्केलेटल। अब ध्यान से देखिए बेटे कि टी ट्यूब्यूल कितना जो है वो अंदर तक जो है वो पहुंचा होता है इसमें, देखिए गौर से। आप क्या देख रहे हैं, आपको कई सारी आपको जो है मसल फाइबर सेल के अंदर कई सारे मायोफिब्रिल दिखाई पड़ रहे हैं, और आप गौर से देखिए इन मायोफिब्रिल में अंदर तक एक लेवल तक तो सेल मेम्ब्रेन अंदर तक आती है, उसके बाद जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हिस्से होते हैं जो अंदर तक जो है वो फैले होते हैं और एक्शन पोटेंशियल को अंदर तक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इन्हें हम जो एक्शन पोटेंशियल को मायोफिब्रिल में डीप सीटेड अंदर तक जो ट्रांसमिट करते हैं वो होते हैं टी ट्यूब्यूल होते हैं वो, ठीक है। गौर से देखिए, अब ध्यान से देख रहे हैं आप, आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये टी ट्यूब्यूल दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। एक लेवल तक तो मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन है, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको आगे कंटिन्यू किया हुआ पूरा टी ट्यूब्यूल को, है ना, ठीक है। देख रहे हैं, क्लियर। चलिए अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम वापस उस डायग्राम में पहुंचे, कहां पहले जो देखा था उसके ऊपर हमने कहा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एनसीईआरटी में लिखा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेकर जो सिनेप्टिक वेसिकल या हमने कहा मोटर एंड प्लेट है, वहां पर हमने क्या किया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहां पे एसिटाइलकोलाइन को रिलीज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया मेम्ब्रेन में और ये अंदर तक टी ट्यूब्यूल से ट्रांसमिट कर दिया गया इसको, ठीक है। अब action potential spreads through the muscle fiber and causes the release of the calcium ion into the sarcoplasm। अब देखो क्या प्रभाव पड़ा, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर सेल के अंदर गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में कैल्शियम आयन इकट्ठा था,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में कैल्शियम आयन इकट्ठा था, इसलिए उसको हमने कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस कहा था। जैसे एक्शन पोटेंशियल अंदर गया, पहुंचा उस तक, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया। अब कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं है, वो कहां पर आ चुका है, वो कैल्शियम आयन जो है अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं है, वो सार्कोप्लाज्म में आ चुका है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है? मसल फाइबर सेल का साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म कहलाता है। मसल फाइबर सेल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, मसल फाइबर सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, मसल फाइबर सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो क्या किया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने? उसने कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया, यहाँ पे सार्कोप्लाज्म में आ गया। अब इससे क्या हुआ? इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लेवल लीड्स द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन के। अब देख कौन किससे जुड़ता है कि क्या हुआ बेटा, जैसे ही जो है कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ गया सार्कोप्लाज्म में, तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जाकर जुड़ गया के, वो ट्रोपोनिन से आकर जुड़ गया के। और ट्रोपोनिन कहां प्रेजेंट था? एक्टिन फिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट था। एक्टिन के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट था? ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट था और एक ट्रोपोनिन प्रेजेंट था। और मैंने आपसे कहा भी था कि ट्रोपोनिन जो होता है वो जो एक्टिव साइट जहां पर मायोसिन का हेड जुड़ने वाला है, उन एक्टिव साइट को छिपाने में रोल प्ले करता है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कवर किया होता है, और ट्रोपोनिन एक प्रकार से कवर करने वाले से हम होता है ना कि हम कुछ पेपर को स्टेपल कर देते हैं ताकि वो पेपर उड़ ना जाए। ठीक है, तो समझ लीजिए आप एक प्रकार से कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो है वो ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट है, और उसके ऊपर ट्रोपोनिन जो है वहां पर उसको एक प्रकार से स्टेपल किया, पकड़े हुए उसको, ताकि वो एक्टिव साइट को छोड़ ना दे। तो ट्रोपोनिन को हटाया कैल्शियम आयन ने, तो अब क्या होगा? एक्टोमायोसिन जो है, जो ट्रोपोमायोसिन है, वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा उठ के, जिससे एक्टिव साइट जहां पर मायोसिन का हेड जुड़ना चाहिए थिन फिलामेंट में, वो ओपन हो जाएगा। क्या लिखा देखिए, इंक्रीज इन, बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम के, इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लीड्स टू द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ट्रोपोनिन के। कौन कैसे जुड़ा? कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के सब यूनिट से जुड़ा के on the actin filament, thereby remove the masking of the active side of the myosin। इसलिए मायोसिन के लिए जो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो जुड़ने वाला स्थान था, जो एक्टिव साइट थी, उनको उसने हटा दिया, उसको वहां पे और खोल दिया उसको। उनके जैसे खुलेगा मायोसिन क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, देखिए गौर से जरा क्या हुआ। रोल ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, बड़े ध्यान से देखिए आपके क्या हुआ बेटा, देखो अच्छे से, पूरा ध्यान दो किस पे? थिन फिलामेंट पे, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह पर रखा होता है, ट्रोपोनिन ने ट्रोपोमायोसिन को स्टेपल के समान पकड़ कर रखा हुआ था, इसलिए ट्रोपोमायोसिन जो है खिसक भी ना था। और ट्रोपोमायोसिन क्या कर रहा था? ट्रोपोमायोसिन जो है एक्टिन प्रोटीन के ऊपर जो एक्टिव साइट थी, जिन एक्टिव साइट पर मायोसिन का हेड जुड़ सकता है, उनको छिपा के बैठा हुआ था ट्रोपोमायोसिन, और उसको स्टेपल करके बैठा हुआ था ट्रोपोनिन। जैसे ट्रोपोनिन को आपने कैल्शियम आयन देकर हटाया, आपने जैसे ट्रोपोनिन का आपने कैल्शियम आयन उससे जुड़ा, उसने कुछ हिस्से को हटाया, तो आप क्या देख रहे हो? आप गौर से देखिए, इमेज में दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ इमेज में दिखाई पड़ रहा है कि ट्रोपोमायोसिन जो है लूज पड़ गया। जैसे ही ट्रोपोनिन कैल्शियम आयन से जुड़ा, तो आपने क्या देखा कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो लूज पड़ गया, और एक्टिव साइट जो है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के लिए ओपन हो गई। देख रहे हैं आप? ठीक है, when a muscle is relaxed, the attachment site of myosin head are blocked by the tropomyosin। ठीक है, for the muscle to contract, tropomyosin must be removed by another protein called the troponin। के the troponin tropomyosin complex is regulated by the calcium ion concentration in the muscle cell। के तो कैल्शियम कैसे कंट्रोल करता है बेटा? यहाँ पे तो कैल्शियम कंट्रोल कैसे करता है बेटा कि कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन से आके जुड़ेगा, और वहां पर जो है ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेसमेंट कराएगा यहाँ पे, और जो ट्रोपोनिन एक प्रकार से स्टेपल के समान से पकड़ा हुआ था, वो उसको लूज कर देगा ट्रोपोमायोसिन को। जब ट्रोपोमायोसिन को लूज कर देगा, तो एक्टिव साइट हमको ओपन होती हुई दिखाई देगी। क्लियर? देखिए ध्यान से, है ना? एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन देख रहे हैं आप। जैसे कैल्शियम आयन आया, तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ा, देखिए जुड़ने के बाद क्या किया उसने? उसको ट्रोपोमायोसिन को उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो अंदर जो येलो वाली आपको दिखाई पड़ रही है इसमें मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो ओपन होगी। जैसे ओपन होंगी तो मायोसिन का हेड वहां पर जाकर जुड़ जाएगा। क्लियर? ठीक है, एनिमेशन को ध्यान से देखिए आपके कैसे हेड जुड़ रहा है इसमें, देख रहे हैं आप? और जुड़ने के बाद उसको वो कॉन्टेक्ट कर लेता है। ये जुड़ कब देखो बेटा, यदि कैल्शियम आयन नहीं होगा ना, तो ये जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो ओपन नहीं हो पाएंगी। जब बाइंडिंग साइट ओपन नहीं हो पाएंगी तो मायोसिन जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना? मायोसिन का हेड जो देख रहे हैं आप कि मायोसिन का हेड जो है कैसे क्रॉस ब्रिज है। मायोसिन का हेड बड़ा एक्टिव होता है, वो एटीपी कंज्यूम भी करता है वो। ठीक है ना? क्लियर? और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में
मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी सीधा खर्च नहीं होता है, मसल रिलैक्स होने में एटीपी खर्च होता है, इसीलिए मरने के बाद आदमी का बॉडी कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। रिगर मॉर्टिस कहते हैं कि मरने के बाद कड़क हो जाता है, जो है वो मसल जो है वो रिलैक्स नहीं होते, वो एकदम से स्टिफ रहते हैं मसल्स। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमने दिखाई पड़ा यहाँ पे, देखिए आप है ना, बाइंडिंग साइट देख रहे हैं यहाँ पे आप एक्टिन में, उनको ओपन किया हमने कैल्शियम आयन की हेल्प से, ट्रोपोनिन ने कैल्शियम आयन के साथ में जाकर, कैल्शियम आयन जो है वो जो है ट्रोपोनिन जो है वो कैल्शियम आयन से जुड़ा, और उसके बाद उसने ट्रोपोनिन ने डिस्प्लेसमेंट किया ट्रोपोमायोसिन का, बाइंडिंग साइट ओपन हो गए, तो एक्टिन से मायोसिन के हेड जुड़ गए। ठीक है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल न्यूरॉन, देखिए एसिटाइलकोलाइन को रिलीज किया, उससे क्या हुआ, उससे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ, ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल से अंदर की ओर गया है, और अंदर जाने के बाद क्या हुआ बेटा, आप देख रहे हैं कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बड़ी मात्रा में कैल्शियम आयन को रिलीज किया, और इन कैल्शियम आयन ने क्या किया, ट्रोपोनिन से जुड़कर ट्रोपोमायोसिन को उन्होंने डिस्प्लेस किया और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन किया। एक ही इमेज के अंदर पूरी बातें दिखाई पड़ रही है, एक सिंगल इमेज सारी कहानी कह रही है। ठीक है, क्लियर? एक्शन पोटेंशियल कॉजेज डीपोलराइजेशन एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है बेटा, है ना, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ और उसने क्या किया, एक्टिव साइट को ओपन किया, और कैल्शियम आयन ने एक मायोसिन के लिए एक्टिव साइट को ओपन किया उसने, और मायोसिन का हेड एक्टिव से जाकर जुड़ जाता है बेटा, है ना। ठीक है, क्लियर? देखिए गौर से देखिएगा आप यहाँ पर एनिमेशन में बड़े कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ एनिमेशन के। देखिए आपके एटीपी आके जुड़ने के बाद एटीपी ने उसको अलग किया, क्रॉस ब्रिज को अलग किया। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए एटीपी नहीं लगा, एटीपी कहां लगा, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए एटीपी लगा। देखिए एनिमेशन ध्यान से, है ना, अलग किया मतलब रिलैक्स हो गया। जैसे क्रॉस ब्रिज को आपने अलग किया, रिलैक्स हो गया। मतलब ये है कि जब जो है वो मायोसिन का हेड जो है वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करता है, तब उस समय एडीपी और फॉस्फेट उससे जुड़े होते हैं, फिर एडीपी को हटा के वहां पर एटीपी कंज्यूम करता है और क्रॉस ब्रिज को वो ब्रेक करता है। ठीक है, क्लियर? दिख रहे हैं आपको दिखाई पड़ रही है, देखिए साइट, देखो ऐसे एक्टिव साइट छिपी होती है। ट्रोपोनिन जोड़ा हुआ है यहाँ पे, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से आके जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ने के बाद क्या होगा आपका, देखो मायोसिन का हेड देख रहे हैं आप, कैल्शियम आयन जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद क्या करेगा वो कैल्शियम आयन, देखो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ने के बाद उसने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन को उसने डिस्प्लेस किया, तो एक्टिव साइट ओपन हो गया। देखो डिस्प्लेस किया, एक्टिव साइट ओपन हो गया, देखो एक्टिव साइट ओपन हुआ। ठीक है ना, और उसके बाद जुड़ने के बाद जैसे जुड़ा कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद में, है ना बेटा। इतना कहां कठिन है यार, सिंपल तो है ये चीज, है ना, मजा है यार। देखो समझने की कोशिश करो, कितना मजेदार चीज है, कैसे काम कर रहा सिस्टम पूरा, है ना। ठीक है, देखिए ना, आपको दिखाई पड़ रहा साफ साफ इसमें। देखिए कैल्शियम आयन आया, आने के बाद कैल्शियम आयन ने क्या किया, उसने ये देखो डिस्प्लेसमेंट किया ट्रोपोमायोसिन का, एक्टिव साइट ओपन हो गया है, अब मायोसिन का हेड वहां जाके जुड़ गया है, और फिर एटीपी खर्च किया आपने और उसको रिलैक्स कर दिया आपने इसको, है ना। देखिए ध्यान से, क्लियर? ये आया कैल्शियम आयन, ये इसको डिस्प्लेसमेंट किया, इसने डिस्प्लेस किया, एक्टिव साइट को ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस किया, एक्टिव साइट को ओपन कर दिया, मायोसिन का हेड वहां जाके जुड़ गया। ठीक है, क्लियर? देखिए ध्यान से ना, कितना मजेदार मैकेनिज्म के, ये हम मसल जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं तो यही मैकेनिज्म अंदर घट रही होती है, देख रहे हैं आप। ठीक है, कैसे जो है वो हेड जो है वो मायोसिन के ऊपर हेड मूव करता है, ये मसल को ये क्या हो रहा है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर खिसक रहा है, हेड आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको लग रहा है एनिमेशन देख के, पर ऐसा नहीं है, वो खींच रहा है अपनी ओर, कि वो थिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट अपनी ओर खींच रहा होता है। ठीक है, देखिए यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। ठीक है ना, जो एनर्जी है एटीपी हाइड्रोलिसिस के बाद जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को जो है क्या होता है बेटा, उस एनर्जी में जो एडीपी फॉस्फेट ऑलरेडी जुड़ा होता है उसके साथ में, और मायोसिन का हेड क्या करता है, जो है वो एक्टिव साइट से आके जुड़ता है, वो एक्टिन के एक्टिव साइट जो जुड़ता है, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। दिस पुल्स द अटैच्ड एक्टिव फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड के, ये ए बैंड के सेंटर की ओर जो है वो फिलामेंट को अपनी ओर खींचता है। द जेड लाइन attached to these actin are also pulled inward के, याद रखिएगा जेड लाइन सार्कोमेर, दो जेड लाइन के बीच होता है, जेड लाइन पास आती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि सार्कोमेर में शॉर्टनिंग होती है, इसे ही हम मसल का कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? इसे ही मसल का हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, है ना। देखिए ध्यान से, इमेज नंबर 1, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइजेस एटीपी एंड बिकम्स द रीओरिएंटेड एनर्जाइज। देखो मैंने कहा ना, एनर्जी खर्च करता है एटीपी। ये एडीपी कहां जुड़ा है इसमें, जब वो
क्रॉस ब्रिज को छोड़ेगा ना तभी वो एटीपी कंज्यूम कर लेता है और अपने पास एनर्जी को रखता है वो। जैसे ही एक्टिव साइट ओपन होगा जुड़ जाएगा उससे। देखो क्या लिखा है, मायोसिन हेड हाइड्रोलाइजेस एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड। अब रीओरिएंटेड हो गया और एनर्जाइज हो चुका है। इस पर एडीपी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। इमेज नंबर 2, मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। एक्टिन से एक्टिव साइट से जुड़ा वो और क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन क्या उसने के मायोसिन क्रॉस ब्रिज रोटेट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल में अंदर क्यों पावर स्टॉक करेगा, अंदर क्यों खींचेगा वो उसको, अंदर क्यों खींचेगा तो क्या होगा, जो एक्टिन है वो थिक फिलामेंट के ऊपर मूव कर जाएगा। एक्टिन जो थिन फिलामेंट है उसको वो, जैसे मैंने कहा ये हेड है, इस हेड को ये जो है मैंने कब से कहा कि ये क्या है, ये हेड है, मायोसिन का हेड है, ठीक है। उसकी इससे जुड़ा क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ इसमें, उसकी हेड से जुड़ा इसमें और फिर हेड ने इसको अंदर की ओर से मूव किया, अंदर की ओर से मूव किया, अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे खींचेगा। इसे पावर स्ट्रोक कहते हैं इसे हम, ठीक है, क्लियर। नंबर देखिए आप नंबर 3, मायोसिन क्रॉस ब्रिज रोटेट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कुलर। मायोसिन का क्रॉस ब्रिज सेंटर यानी बीच में जो ए बैंड ए लाइन जो बीचों बीच है सार्कुलर के ठीक बीच वाला जो पॉइंट है के, हमने कहा कि जो एक्स जोन के ठीक बीच वाला पॉइंट है वहां पर जो है वो उसको जो क्रॉस ब्रिज को जो है वो वहां पर उसको हेड पुल करेगा, खींचेगा उसको अपनी ओर, इसे पावर स्ट्रोक बोलेंगे। एज मायोसिन हेड बाइंड एटीपी, फिर मायोसिन हेड क्या करेगा, एटीपी से जुड़ेगा और जैसे ही एटीपी से जुड़ेगा क्रॉस ब्रिज जो है वो अपने आप को डिटैच कर लेगा यहां पर और जो है वो फिर से वो मायोसिन जो है वो रेडी जाएगा अगली बार दोबारा जुड़ने के लिए, ठीक है। ये पूरा साइकिल है, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म एक तरह से साइकिल के समान हो रही है। तो पूरा कैसे वो एनर्जी लेता है, एटीपी कंज्यूम करता है, कैसे खींचता है अपनी ओर, ये सब एक इमेज के अंदर हमको दिखाई दे रहा है ना बेटा, ठीक है। अब ये एनिमेशन अच्छे समझ में हमको आया। देखो आप अच्छे से कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन वाले जो सिरे हैं वो क्या है बेटा, वो ये हैं। देखो आप ये सिरे हैं, ठीक है, ये आप देखो ये थिन फिलामेंट, ये क्या है, ये थिन फिलामेंट है, ये क्या है, ये है थिक फिलामेंट है ना, ये क्या है, ये है जेड लाइन, है ना, ये क्या है, ये है जेड लाइन। देख रहे हैं आप, क्या है ना, ठीक है ना, लगातार काउंट कर रहे हैं, है ना, देखा, ठीक है, तो देखा आपको आया ना मजा इसको देख के। चलिए एक और इमेज देखते हैं। तो सार्कोमेर यानी ये है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि स्लाइडिंग फिलामेंट का मतलब क्या, देखो आप थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं और जेड लाइन पास पास आती दिखाई पड़ रही है। और ये कैसे हो रहा है, ये सब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन के बाद हो रहा है ना, ये क्रॉस ब्रिज बने हुए हैं खींच रहे हैं। जैसे मैंने कहा जी मैं इसके ऊपर कोई चीज रख दूं, मैं यदि इसके ऊपर कोई चीज को रख दूं तो क्या करूंगा मैं, बड़ा मेरे पास है नहीं ऑब्जेक्ट के, ये मैंने क्रॉस ब्रिज, तो इमेजिन करते हैं इसके ऊपर कुछ रखा है तो ये खींच रहा हूं, छोड़ रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, है ना, ठीक है। फिर इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप्स दैट ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, शॉर्टनिंग करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, आई बैंड गेट रिड्यूस्ड, आई बैंड छोटा हो जाता है, वेराज ए बैंड रिटर्न द लेंथ, ए बैंड की लेंथ उतनी रहती है क्योंकि वो स्लिप हो रहा है, खिसक रहा है, तो जो थिन फिलामेंट का एरिया था वो कम हो जाता है और थिक फिलामेंट की तरफ हो जाता है, ठीक है। द मायोसिन रिलीजिंग ADP and phosphate goes back to the relaxed state, ठीक है, and new ATP bind and cross bridge is broken, ठीक है। देखो मायोसिन ATP फॉस्फेट को रिलीज करता है और अब जो है वो वापस से जो है वो मायोसिन को रिलैक्स स्टेज में जाना होता है, तो नया ATP बाइंड करता है इससे और क्रॉस ब्रिज को फिर वो ब्रेक करता है, ठीक है, और मसल रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखिए नया ATP ज्वाइन करेगा, क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करेगा, लेकिन वही नया एटीपी जो जुड़ा था उसी की एनर्जी का मायोसिन अगली बार वो इस्तेमाल कर लेगा, इसलिए इसको शुरुआत में एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो उसको हटते समय एनर्जी ले लेता है वो, ठीक है। The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated causing further sliding. जितनी बार भी मसल कॉन्टैक्ट करेगा यही साइकिल चलेगा, ठीक है। The process continues till the, अब ये कब तक चलता रहेगा, जब तक कैल्शियम आयन को वापस से आप ना भेज दें, कहां पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आप ना भेज दें आपके, ठीक है, रिजल्टिंग द मास्किंग ऑफ द, और जैसे आपने, अब आपको कोई मसल कॉन्टैक्ट नहीं करना, मान लो कोई मसल कॉन्टैक्ट नहीं करना है, ठीक है, जब कोई मसल कॉन्टैक्ट नहीं करना है तो इसका मतलब यह है कि नेचुरली जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आना बंद होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन पंप बैक कैल्शियम आयन इनसाइड के, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस से कैल्शियम आयन को अंदर क्यों लेता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम आयन को वापस अंदर ले लेगा यदि एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे अपना हाथ कांटेक्ट नहीं करना है, आई डोंट वांट टू कांटेक्ट माय हैंड, ठीक है, मैंने ब्रेन को मैसेज दिया,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है मुझे, तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन अंदर गया, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा यहाँ पे कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो एक्शन पोटेंशियल वहां नहीं भेजना है, मोटर न्यूरॉन सूचना लेके वहां नहीं गया तो क्या हुआ कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ। जब जनरेट नहीं हुआ वो, तो मसल क्या हो गया, कैल्शियम आयन वापस बैक चला गया। सब कुछ मिली सेकेंड में होता है, कैल्शियम आयन वापस से सार्कोइडल रेटिकुलम में चला गया, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, दिस कॉजेज रिटर्न ऑफ जेड लाइन बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, रिलैक्सेशन बोलते हैं इसको हम। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल के, और ये जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिएक्शन टाइम है ना, अलग अलग में मसल में अलग अलग प्रकार से ये वेरी करता है। क्लियर? ठीक है, देखिए है ना, आप देख रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल उसके बाद प्रोपेगेट किया, अंदर तक गया, कैल्शियम आयन को सार्कोइडल रेटिकुलम से रिलीज किया गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल किस फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। देखो आप कैसे हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल फैला, और फैलने के बाद फाइनल काम क्या होता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम आयन से रिलीज कर। जब ये एक्शन पोटेंशियल नहीं मिलेगा, नर्व इंपल्स नहीं आएगा, तो ये कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? रिपीटेड activation of muscle can lead to the accumulation of lactic acid due to the anaerobic ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इज देन कॉजिंग फटीग के। जब आप लगातार जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, तो उस समय आपको बड़े पैमाने पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और बड़े पैमाने पर एटीपी की रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा सेल्स को। जब सेल्स को एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा तो वो फूड कंज्यूम करेगी, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार जो है वो कई बार जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी अधिक होती है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन से एटीपी प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं। तो वैसी कंडीशन में ऑक्सीजन वहां पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, तो ऑक्सीजन जब जो है ऑक्सीजन डेट की कंडीशन होती है, ऑक्सीजन की कमी की अवस्था होती है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड का इकट्ठे बनने लगता है। उस एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड जो बनता है ना, वो मसल्स में इकट्ठा आ जाता है और वो फटीग कराता है, मसल्स को रिलैक्सेशन को वो स्लो डाउन करता है, कम करता है। ठीक है ना? मसल कंटेंस ए रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। मसल्स के पास, चूंकि मसल्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, मसल को अधिक कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो व्हाई दे नीड मोर ऑक्सीजन? बिकॉज मोर ऑक्सीजन यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में अधिक ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, तो मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मायोग्लोबिन बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर रखता है, और एकदम जब स्पॉन्टेनियस जरूरत पड़ती है वहां पे वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन स्टोरिंग प्रोटीन होता है। तो देखिए, मायोग्लोबिन इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड, याद रखिए सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है, इसमें 154 एमिनो एसिड होते हैं ह्यूमन मायोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, इसका जो वेट होता है वो 17,183.8 डाल्टन होता है, और इसमें आप देख रहे हैं कि आपको जो है वो आपको जो है 8 बार हेलिक्स के रूप में दिखाई पड़ेगा, आपको 8 अल्फा हेलिक्स आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, और ये स्केलेटल और कार्डियक मसल में हमको बड़े पैमाने पर देखने मिलता है। ठीक है, देख रहे हैं आप, रेड मसल में जो रेड मसल्स होती हैं उनमें हाई माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट होता है, और जो व्हाइट मसल होती है उनमें जो है वो लो माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट होता है। ठीक है, और जो मिक्स्ड मसल होती है उनमें जो है आप देखें मॉडरेट या मीडियम माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट होता है। मोर माइटोकॉन्ड्रियल कंटेंट का मतलब है कि ये मसल अधिक काम करती है, अधिक कॉन्ट्रैक्शन करती है, इसलिए इसे अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अधिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसलिए मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। ठीक है, क्लियर? तो मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द मसल्स विच गिव्स इट ए रेडिश अपीयरेंस। रेड फाइबर जो होते हैं इनमें मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। रेड फाइबर मसल कंटेंट plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production। एरोबिक मसल्स में ऐसा देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर? ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल्स possess very less quantity of myoglobin, और इसलिए आपको पेल और व्हाइटिश दिखाई पड़ती है, हम व्हाइट फाइबर कहते मसल कहते हैं। ठीक है, number of mitochondria are also few in them, but the amount of sarcoplasmic reticulum is high। okay, they depend on the anaerobic process of energy। ठीक है, तो याद रखिएगा व्हाइट फाइबर जो होते हैं वो एनारोबिक प्रोसेस से भी काम कर सकते हैं, तो इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट हायर साइड होता है इसमें, और जो है इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो याद रखिए रेड मसल फाइबर और व्हाइट मसल फाइबर के बीच में बेटा हम डिफरेंस को नोट डाउन ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो 2 कॉलम बनाते हैं, पहले कॉलम में लिखते हैं रेड मसल फाइबर, दूसरे कॉलम में लिखते हैं हम जो है वो व्हाइट मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर में दे आर डार्क रेड मसल फाइबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द एबंडेंट मायोग्लोबिन इन देम। ये डार्क रेड मसल फाइबर होते हैं और इनमें बड़ी मात्रा में मायोग्लोबिन पाया जाता है। व्हाइट मसल फाइबर क्या होते हैं? ये पेल व्हीटिश होते हैं और इनमें कम मात्रा में मायोग्लोबिन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर इन नंबर बट दे हैव
लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक है, जबकि व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम संख्या में होते हैं परंतु सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक संख्या में होते हैं। यहाँ पे रेड मसल फाइबर दे डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, ये एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पर डिपेंड होते हैं, जबकि व्हाइट मसल फाइबर एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट होते हैं। रेड मसल फाइबर दे हैव स्लो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, की लंबे समय तक जो है वो धीमे धीमे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, जबकि व्हाइट मसल फाइबर जो होते हैं दे हैव फास्ट रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड तक में वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आई वॉल मसल जो है वो व्हाइट मसल फाइबर मसल होती है, जबकि हमारी एक्सटेंशन मसल और जो है और ह्यूमन बैक मसल जो होती है, पीठ की मांसपेशियां जो होती है वो रेड मसल फाइबर में आती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आज हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हमने कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी कैसे काम करती है, और आपने देखा कुछ नहीं था इसके अंदर, केवल क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, स्लाइडिंग मूवमेंट, यही इसके अंदर कोर है पूरी इसका। क्लियर? तो क्या करना है आपको अच्छे से समझने के बाद में, अब एनसीईआरटी को ध्यान से एक बार पढ़िएगा बैठ के, फिर मैं आपको इस पर कई सारे एमसीक्यू डीपी में दूंगा, तो वो एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा। कोई भी जगह भी लगेगा ना कि हाँ रिक्वायरमेंट है कुछ चीज समझने की, तो वहां पे मैं आपको अलग से बताऊंगा बैठ के, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी नोट करेंगे। तो अगली क्लास में हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और कुछ पॉइंट हमें ऐड करना होगा वो हम ऐड करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो आज का होमवर्क है वो चाहिए मेरे को पूरा, है ना, सबके आंसर चाहिए। और दूसरा ये बेटा कि प्रॉपर बेटा सॉल्व पढ़ते रहिए, अच्छे से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर रिवीजन भी कीजिए साथ में, है ना, केवल आगे बढ़ने के पीछे रिवाइज करना भी बड़ा जरूरी है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द बेस्ट। तो चलिए, आज मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग जो है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी को समझ चुके हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे काम करते हैं, कैसे कैल्शियम आयन का अपना रोल प्ले करता है, कैसे स्लाइडिंग मूवमेंट होता है, कैसे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होता है, एटीपी क्या रोल प्ले करता है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलो एक काम करते हैं, अब हम आते हैं अपने एमसीक्यू वाले भाग में आते हैं, अब हम अपने एमसीक्यू वाले भाग में आते हैं बैठ के। ठीक, तो देखो एमसीक्यू वाले भाग में हम क्या देखने वाले हैं बेटा, हम देखेंगे इसमें कि जो आपको मैंने कुछ एमसीक्यू दिए थे, मैंने आपको होमवर्क के तौर पे कुछ एमसीक्यू दिए थे, तो आपने उनके क्या आंसर किए हैं उनको हम देखते हैं। तो अपने अपने आंसर चेक कर लेना भाई, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था आपके सामने, वो ये था कि फंक्शनली कार्डियक मसल्स आर सिमिलर। देखो बेटा, आप कई बच्चों ने क्या किया, कई बच्चों ने झट से सी आंसर लगा दिया, जो कि गलत है। देखो फंक्शनली पूछा है, मतलब फंक्शन के आधार पर पूछा है, तो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री काम करती है, तो फंक्शनली वो इनवॉलेंट्री हो गई, मतलब आरेखित मांसपेशियों के समान हो गई, अनस्ट्राइट मसल के समान हो गई। यदि ये आपसे पूछता स्ट्रक्चरली, यदि क्वेश्चन को चेंज करता, आपसे पूछता वो स्ट्रक्चरली पूछता, तो आंसर क्या होता, तो आंसर होता ये, मतलब कार्डियक मसल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्ट्राइट मसल के समान है, रेखित मांसपेशियों के समान है, लेकिन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आरेखित मांसपेशियों के समान है। ठीक है ना, क्लियर? तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्लियर? फंक्शनली पूछा है तो आंसर आ गया इसका 1 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इपी मतलब ऊपर, माइसियम ऑफ मसल आर मेड अप ऑफ के। तो देखो बेटा, इपीमाइसियम मतलब कवर की बात कर रहा है, कवर किससे बना होता है बेटा, देखो सिंपल सी बात है कि जो है एडिपोज टिश्यू फैट के डिपोजिशन जुड़ा हुआ है, रेटिकुलम के समान होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, याद रखिए इपीमाइसियम ऑफ मसल किससे बना होता है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, है ना, आईएमपी है, याद रखना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इपीमाइसियम मसल आर मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर लार्जेस्ट मसल इज, सबसे लंबी मसल कौन सी होती है बेटा, लंबी नहीं, लार्जेस्ट सबसे बड़ी मसल कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, आपको नाम में ही लिखा हुआ मैक्सिमस, ग्लूटियस मसल। अब बताइए कहां होती है, ठीक है, ये आप बताइए सोच के कि ग्लूटियस मैक्सिमस कहां होती है। ठीक है, सबसे बड़ी मसल है। बाइसेप कहां होती है ये भी बताइए, ट्राइसेप कहां होती है ये भी बताइए, मसल्स तो पता होना चाहिए ना, अरे छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपिलरी मसल आर फाउंड इन, ये पेपिलरी मसल कहां पाई जाती है, जल्दी जल्दी बताओ, ये पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा हुआ है, पेपिलरी मसल होती है हार्ट के अंदर। ठीक है, देन लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल आर, सबसे लंबी स्मूथ मसल कौन सी होती है, तो याद रखिए बेटा, यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हुए हैं और कई बच्चों ने आंसर लगा दिया इंटेस्टाइन, जो कि गलत आंसर है, सही आंसर के लॉन्गेस्ट, इसमें देखिए सबसे लंबा मसल फाइबर के, याद रखिए इंटेस्टाइन इज हैविंग मस्कुलर लेयर। ठीक है, इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है, पर एक सिंगल मसल फाइबर लंबा नहीं होता है, दैट इज ए, हम बोलते हैं पॉकेट्स होते हैं यहां पे, यानी वो मसल फाइबर। यहां पर हम लॉन्गेस्ट जो है मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं, तो वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस। ठीक है, दैट इज द आंसर।
ठीक है। और ये बेटा ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है ये। आंसर है इसका यूट्रस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ठीक है। और यदि ये ना दिया गया हो तो आंसर क्या है? अब ये ना दिया गया तो आंसर बेटा इसका जो है, इसका सही आंसर यदि आप गूगल करेंगे आपको आंसर मिलेगा रेक्टस एब्डोमिनस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस में जो एब्डोमिनल मसल होती है वो भी लॉन्गेस्ट मसल में से एक आती है, ठीक है ना, ठीक है। ऐसा आपको आंसर मिलेगा, लॉन्गेस्ट इस मसल में से एक होती है, ठीक है। स्मूथ मसल पूछा है यहां पे तो यूट्रस ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। When subliminal stimulus is given, then याद रखिएगा मसल्स जो है वो ऑल और नन लॉ को फॉलो करती है। मतलब यदि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम का स्टिमुलस होगा, एक न्यूनतम वैल्यू से कम का, न्यूनतम मान से कम का यदि आप जो है वो स्टिमुलस देंगे उसको, मसल को आप यदि जो है वो एक्साइट करेंगे उसको आप, तो उससे मसल जो है वो काम नहीं करेगी। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर ही वो काम करती है, या तो पूरा फाइबर कॉन्टेक्ट करेगा या तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है नेवर कॉन्टेक्ट, सबलिमिनल स्टिमुलस से मसल कॉन्टेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। Next, how many type of muscles can be identified depending upon the location? लोकेशन के आधार पे भाई देखिए ना, हम बात करते हैं कार्डियक मसल होती है, रेखित मांसपेशियां स्ट्रेट मसल होती है, और आपकी स्मूथ मसल होती है, आपकी जो है वो वॉलंटरी मसल होती है, इनवॉलंटरी मसल होती है आपकी। अब जब हम ये तो बात कर रहे हैं हम कंट्रोल, लेकिन हम पोजीशन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे, लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो हम बोलते हैं कि जो है आपकी स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है आपकी, और कार्डियक मसल्स होती है। तो आंसर है इसका 3 टाइप। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट में गलती मत करना बेटा, के ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट अबाउट द स्केलेटल मसल के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? देखो बेटा, इनमें स्ट्राइप्ड एपरेंस होता है, रेखित एपरेंस होता है इनमें अंडर द माइक्रोस्कोप, इसलिए इनको स्ट्रेट मसल्स बोलते हैं हम। ये वॉलंटरी मसल होती है, प्राइमरली ये लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर को चेंज करने में इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये वॉलंटरी होती है, इनवॉलंटरी ये नहीं होती। तो आंसर इज चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर each organized skeletal muscle in our body is made up of a number of muscle bundle or fascicles, fascicle गुच्छा, held together by a common collagenous connective tissue layer called, क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसे बोलते हैं फेशिया। इसे क्या बोलते हैं हम? फेशिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसे हम फेशिया कहते हैं। बताइएगा ट्यूनिसिन कहां देखने मिलता है, पेलिकल कहां देखने मिलता है, बताइए। पेलिकल याद करो प्रोटोजोआ, ठीक है। ट्यूनिकेट, ट्यूनिसिन, याद आया कुछ? एनिमल किंगडम पढ़ा करो भाई, ठीक है। चलिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ विच आयन? अभी पढ़ा हमने, किसका स्टोर हाउस होता है? कैल्शियम आयन का। क्लियर, ठीक है। तो देखो, अब बताइएगा इसमें से आपने कितने क्वेश्चन बेटा सही किए। अब आज का होमवर्क ले लीजिए, पहले उत्तर दीजिए इसका बेटा। The functional unit of the functional unit of the contractile system in the straight muscles is, के रेखित मांसपेशियों में कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम की क्रियाशील इकाई क्या होती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन जो है वो एनटीए को पसंद है, ठीक है। ये एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, याद रखो दिमाग में, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज कॉज्ड बाय, मांसपेशियों का संकुचन किससे होता है? मायोसिन, एक्टिन, एटीपी, एक्टोमायोसिन। दिस इज अगेन ए फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटीए, आएगा भाई। एनटीए के चेयरमैन ने बोल दिया, साफ साफ बोल दिया कि कठिन पेपर अच्छा पेपर नहीं होता है। मतलब यह है कि तुम जो है, हम तुमको जैसा भी पेपर देंगे वो तुम्हें लेना पड़ेगा, और तुम ये मानकर चलो ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, इनमें एक भी क्वेश्चन में गलती किया ना बेटा तो लिस्ट के बाहर, समझ गए ना। इसलिए ध्यान रखो, सरल पेपर होता है ना, सरल पेपर में कंपटीशन और ज्यादा होता है, समझ गए, ठीक है ना। अब वो उनकी अपनी पर्सनल सोच है, लेकिन बात इतनी सी है कि आपका पेपर का लेवल 2020 और 2019 जैसा रहता है बेटा, 2020 से पेपर का लेवल रहता है ना, तो कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है और कट ऑफ का लेवल भी ऊपर जाएगा। इसलिए आपके पास कोई भी गलती करने की संभावना नहीं है बेटा, प्लीज बी सीरियस, ठीक है ना। ठीक, तो ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना आपको कभी भी, है ना। इसलिए बेटा है ना, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है हमको। फिर नेक्स्ट, द लाइट बैंड बैंड्स ब्रैकेट में आई बैंड्स ऑफ स्केलेटल मसल आर नोन एज, के स्केलेटल मसल की लाइट बैंड ब्रैकेट में आई बैंड को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक बैंड, एनाइसोट्रोपिक बैंड, इंटरकलेटेड डिस्क और क्रॉस ब्रिज। बताइएगा बेटा, के बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन मैंने कहा ना, ये सभी क्वेश्चन एनटीए के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, समझ लेना अच्छे से। और अभी हम जो क्रैश कोर्स में भी और आगे के लेक्चर जो हम कोर्स लेंगे उसमें हम जो भी क्वेश्चन लगाएंगे ना, हम बिल्कुल एनटीए के प्रेम और मोहब्बत को देखते हुए कि एनटीए को क्या पसंद है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाएंगे। इसलिए चिंता मत कीजिए, पेपर को फोड़ के आना है हमको। क्या करना है? फोड़ के आना है हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन इज फाउंड इन, स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन कहां मिलता है? थिक फिलामेंट ऑफ ए बैंड में, थिन फिलामेंट ऑफ आई बैंड में, बोथ थिक एंड थिन बैंड में, और होलो ऑफ मायोफिब्रिल।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट मीरोमायोसिन LMM एंड हैवी मीरोमायोसिन आर पार्ट्स ऑफ, किसके भाग हैं? अब देखो बेटा ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, यानी हम बोलेंगे एनटीए के लेवल के ऊपर का क्वेश्चन है, पर पता होना चाहिए कि मानकर चलो बेटा वो कुछ भी बोले, हमको थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, है ना। तो आप बताइए LMM और HMM जो है वो किसके भाग है? मायोसिन, एक्टिन, डिफरेंट प्रोटीन और ट्रोपोनिन, ठीक है। फिर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन इज बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। बताइए एक्टिन के एक्टिव साइट की अनमास्किंग कैसे होती, कौन करता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, अगेन फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटीए, मैं कह रहा हूं आपसे ये 2021 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को कि इसका सही क्रम क्या? ऑप्शन आपको पढ़ना है ध्यान से, मैं सब नहीं पढ़ूंगा, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिए इसका, और मुझे सही उत्तर चाहिए। अगली क्लास में मैं आपको आंसर दूंगा, अभी आपका होमवर्क है ये, दिमाग लगाइए और सही उत्तर ढूंढिए और खुद चेक कीजिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि डीपीपी लगाना बंद कर दे, वो भी लगाना है हमको, समझ गए? ठीक है, चलिए। तो ये हमने देखे बेटा कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको जो है वो होमवर्क के तौर पे दिए। अभी हमारी प्लानिंग ये कि हमको एकदम दिमाग में रखना है इस बात को बेटा कि हम जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को तैयार रखें। एनसीईआरटी पूरी 100% कवर करना है हमको, कोई हिस्सा नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी को समझना है हमको, रटने से काम नहीं बनेगा, समझने से काम बनेगा, ठीक है। इसलिए आज अपने इतने लंबे लेक्चर्स को देखा, आपका मैं धन्यवाद करता हूं, और आपकी जो शिद्दत है, आपको जुनून है, उसका मैं सलाम करता हूं। लेकिन बेटा ये ऐसा होना चाहिए एक दिन तुम सफल बनो, ठीक है, मतलब सक्सेस मिले हमें, सफल कमांडो बने आप। इमेजिन कीजिए कितना अच्छा लगेगा, है ना। ऑल द बेस्ट।